Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 26th of September 2024. तो गाइज आज है तारीख 26 सितंबर 2024 और है थर्सडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है बैराक भूबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड। इसको अच्छे से मैप में देखना, देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी पैटर्न के ऊपर बेस्ड है डेली बेसिस पे। यहाँ पे हम एक प्रैक्टिस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। आपको पता होगा कल वाले वीडियो में हमने G20 के बारे में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और उसके अंदर रिफॉर्म्स को लेकर जो डिस्कशन हो रहा है ये सब कुछ पढ़ा था। उसी के आधार पर दोस्तों आज का हमारे सामने ये क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट बोलता है क्या अफ्रीकन यूनियन भी आज के समय पर G20 का एक परमानेंट मेंबर है। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इटली, यूएस एंड यूके ये पांचों देश यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स हैं। तो बताइए दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला बोलता है 1 ओनली, B 2 ओनली, C दोनों सही हैं या फिर D दोनों के दोनों गलत हैं। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कॉमेंट सेक्शन में देना है यार। कम से कम इसमें पार्टिसिपेट आप सभी लोग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये वो क्वेश्चन है जो ऑलरेडी आपको कल पढ़ा दिया गया है कंटेंट उसके बेसिस पे, और ऐसा डेली दिया जा रहा है। तो ये सवाल आपके करंट अफेयर्स बेस्ड हैं जो एग्जाम में आपको हेल्प करेंगे। तो मेक श्योर करें मैक्सिमम लोग इसके अंदर में पार्टिसिपेट करें। तो चलिए शुभारंभ करते हैं और एक बार देख लेते हैं आज के न्यूज़पेपर में क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं जिसको हम अपने इस लेक्चर के अंदर में डिस्कस करेंगे। जैसे कि यहाँ पे कल बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, उससे पहले भी पिछले 2-3 दिनों में मैंने बहुत सारे कमेंट्स रिसीव करे हैं जहाँ पे बताया जा रहा था कि सर आपने जीएस टैग लगाना छोड़ दिया है। तो मैंने वापस से यहाँ पे पुराने वाले पैटर्न पर जीएस टैग भी लगा दिया है, पेज नंबर भी लिख दिया है। तो आप चेक कर सकते हैं अपने न्यूज़पेपर में कहीं पर भी कौन सा यहाँ पर आर्टिकल किस पेज नंबर पर है और कौन से जीएस टैग से आप इसको लिंक कर पाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आज हमारे पेज नंबर 1 पर एक बहुत ही ज़्यादा काम का आर्टिकल है जहाँ पे बात की गई है कोर्ट ने अभी लोकायुक्ता को ऑर्डर दिया है कि वो एक इन्वेस्टिगेशन करें अगेंस्ट दी कर्नाटका चीफ मिनिस्टर। जो सिद्धरमैया है कर्नाटका के सीएम, इनको लेकर एक केस चल रहा है म्यूडा केस। तो इसी के अगेंस्ट में इन्वेस्टिगेशन की मांग की गई है। पॉलिटी का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जहाँ पे आपको लोकपाल लोकायुक्ता दोनों कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा सटीक तरीके से क्लियर होंगे। उसके बाद दूसरा यहाँ पर आर्टिकल है जो पेज नंबर 12 पर आपको देखने को मिलेगा। अगेन जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटिक्स, आप इसको लिंक कर पाएंगे। यहाँ पे दोस्तों बात हो रही थी, चलो ये आर्टिकल थोड़ा सा चेंज हो गया है लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक बहुत बड़ा मीटिंग होने वाला है। तो भारत क्या उसमें जाएगा नहीं जाएगा, इसको लेकर सरकार आज के समय पर विचार कर रही है, क्योंकि यहाँ पर पीएम मोदी को रिसेंटली और इनवाइट किया गया है एससीओ की मीटिंग में जो कि पाकिस्तान में होने वाली है। बट रिलेशंस इतने ज़्यादा ख़राब हैं कि पॉसिबिलिटी है पीएम मोदी नहीं जाएंगे। तो एक विचार ये भी किया जा रहा है क्या हम अपने जो फॉरेन अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर जी, इनको भेज सकते हैं। देखा जाएगा, जो भी डिसीजन होगा आगे हम इस आर्टिकल में समझेंगे। उसके बाद पेज नंबर 13 यानी आपका बिजनेस पेज, तो वहाँ पे इकोनॉमी से रिलेटेड एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जिसको लेकर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है। बात हो रही है एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में। तो वेडनेसडे में इन्होंने फूड प्राइसेस को लेकर कुछ इन्फॉर्मेशन जारी की है। भारत की जो ग्रोथ है, जीडीपी ग्रोथ, वो पर्टिकुलर ईयर में कैसी रहेगी उसके बारे में कुछ जानकारी दी गई है। इसको भी बेहतरीन तरीके से डिस्कस करेंगे। ना आते हैं एडिटोरियल वाले सेक्शन पे। तो पेज नंबर 6 पर एक बहुत ही ज़्यादा काम का एडिटोरियल है जो डायरेक्टली पॉलिटी से लिंक होगा। यहाँ पे इस आर्टिकल में एक्सप्लेन किया गया है 1 नेशन 1 इलेक्शन का। अरे यार ये तो कई बार पढ़ रखा है, वही बोरिंग चीज़ नहीं। आपने अभी तक 1 नेशन 1 इलेक्शन के फायदे ही फायदे पढ़े होंगे। यहाँ पे राइटर क्लियरली 1 नेशन 1 इलेक्शन के अगेंस्ट में है, और अगेंस्ट में रहकर यहाँ पर इनका क्या है कहना, क्या आर्गुमेंट्स है, चलिए इसके बारे में आज हम यहाँ पर इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। दूसरा एडिटोरियल भी दोस्तों आज के अखबार में पेज नंबर 6 पर ही प्रेजेंट है। इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ में लिंक कर पाएंगे, बहुत ही ज़्यादा काम का है। चाइना किस तरीके से यहाँ पे अपना दबदबा बना रहा है। देखिए क्रिटिकल मिनरल्स के मामले में चाइना आज के समय पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंट्री है, लेकिन उस मिनरल्स को ये बना तो रहे हैं, निकाल रहे हैं, लेकिन एक्सपोर्ट करने के ऊपर में रोक लगा देते हैं। लगातार यहाँ पर यूएसए को टक्कर भी दे रहा है। इस पर्टिकुलर केस में भारत को क्या करना चाहिए और भारत को क्या नुकसान हो रहा है वो भी राइटर ने एक्सप्लेन किया है, इसको हम समझेंगे।
ना उसके बाद एक और एडिटोरियल है, एक आर्टिकल जिसको आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। देखो यार, मेरी एक ऐसी आदत है, कोई आर्टिकल मैंने पढ़ा है, कोई आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यूपीएससी में क्वेश्चन बन चुके हैं, मेंस में यहाँ से सवाल आ चुका है, प्रीलिम्स में यहाँ से सवाल आ चुका है, तो वो आर्टिकल मैं छोड़ता नहीं हूँ, मैं डायरेक्टली वीडियो में डाल देता हूँ ताकि आपको यहाँ पर इसके बारे में जानकारी मिल सके, हो सकता है क्वेश्चन बन जाए। तो बिजनेस स्टैंडर्ड का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एडिटोरियल पब्लिश हुआ है जहाँ पे भारत की फॉरेन पॉलिसी को बताया है। आज हम समझेंगे कि भारत की फॉरेन पॉलिसी में क्या क्या समस्याएं हैं, इंडिया का जो ग्लोबल एम्बिशन है वो क्या है, और उस एम्बिशन को अचीव करने के लिए हमारी ज़रूरतें क्या हैं, और कौन कौन सी चैलेंजेस से हम गुजर रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा काम का आर्टिकल है और मेंस का क्वेश्चन भी दोस्तों मैं इस पर्टिकुलर एडिटोरियल के बेसिस पे दूंगा, क्योंकि मैं इस आर्टिकल को स्किप नहीं कर सकता था, काम का है इसलिए मैंने इंक्लूड कर दिया। भले ही यहाँ पर वीडियो थोड़ा डिले हो जाए, वीडियो के अंदर में थोड़ा सा मतलब लेंथ बढ़ जाए, लेकिन कोई बात नहीं, काम के आर्टिकल स्किप करना बिल्कुल नहीं बनता। चलिए, अब ये सबको तो डिस्कस करेंगे ही इस वीडियो में, लेकिन शुरुआत कैसे करेंगे अपने थंबनेल वाले आर्टिकल के साथ में। तो दोस्तों, थंबनेल में मेंशन किया गया है भारत एशिया का तीसरा सबसे शक्तिशाली देश बन चुका है अकॉर्डिंग टू द एशिया पावर इंडेक्स। तो मामला क्या है ज़रा ये सुनिएगा, प्रीलिम्स में सवाल बन सकता है। हाल ही में क्या हुआ, ये एशिया पावर इंडेक्स रिलीज होता है, ये आप देख पाएंगे, द हिंदू का आर्टिकल भी है, बस न्यूज़पेपर में पब्लिश नहीं हुआ है लेकिन वेबसाइट पर अपलोड हो चुका है। तो हो सकता है यहाँ पर आगे पीछे पब्लिश हो जाए, हो सकता है कल पब्लिश हो गया हो, तुमने ध्यान ना दिया हो, लेकिन आर्टिकल काम का है। ज़रा इसको सुनिएगा दोस्तों। एक इंडेक्स आया है, फिर से बोल रहा हूँ, एशिया पावर इंडेक्स रिपोर्ट 2024। तो इस पर्टिकुलर इंडेक्स के अंदर में इंडिया ने जापान को पीछे कर दिया है। पिछले साल भारत चौथे नंबर पर था, इस बार यहाँ पर जापान को पीछे करके भारत तीसरे नंबर पर आ चुका है। तो तीसरे नंबर पर दोस्तों हम हैं, और बाकी टॉप पर दो कौन है, सबसे ऊपर है यूएसए और दूसरे नंबर पर है चाइना, तीसरे नंबर पर आता है इंडिया और चौथे नंबर पर पहुंच गया है जापान। अच्छा, ये रैंकिंग आखिरकार दी क्यों है, क्योंकि हम देख रहे हैं एशिया पावर इंडेक्स, इस इंडेक्स का नाम ही है, तो पर्टिकुलरली एशिया वाले रीजन में कौन से देश सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हैं या सबसे बड़ी ताकत है वो यहाँ पर दिखाया गया है। और इसी इंडेक्स में दोस्तों स्कोर के आधार पर यह रैंकिंग दी जाती है। तो इस स्कोर को अगर हम एक बार एनालाइज करते हैं तो पूरे एशिया के अंदर में अमेरिका का स्कोर है 81.7, चाइना का स्कोर है 72.7, भारत का स्कोर है 39.1, उसी तरीके से जापान का है 38.9। तो ये तो हो गई टॉप 4 कंट्रीज। 5वें पे है ऑस्ट्रेलिया और 6ठे पे है रशिया, इसको भी ध्यान में रख सकते हैं। नाउ 6ठे पे रशिया के बाद अगर आप कुछ और कंट्रीज देख पाएंगे, यानी कि टोटल 10 कंट्रीज को भी देखें, तो उसमें आपका साउथ कोरिया 7वें पे है, सिंगापुर 8वें पे है, इंडोनेशिया 9वें पे है और थाईलैंड 10वें पर है। इनके स्कोर्स यहाँ पर दिए गए हैं। कहोगे सर एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है, बाकी सब कंट्रीज़ का तो ठीक है कि वो एशिया वाले रीजन में आ रही हैं, लेकिन यूएसए को यहाँ पे क्यों कवर किया गया? क्योंकि दोस्तों ये एशिया पावर इंडेक्स है, तो यहाँ पर स्पेशली इसने एशिया वाले पूरे रीजन को फोकस में रखा है। ये हमारा एशिया का मैप है जो हाईलाइट हुआ है। इसमें इंडिया, आपके कुछ और कंट्रीज़ भी नज़र आ रहे होंगे, रशिया, चाइना, ये सब देश आपको दिख रहे होंगे, लेकिन यूएसए कहाँ है? तो अगर यूएसए नहीं है तो उसको इस इंडेक्स में क्यों इन्वॉल्व किया गया है? दोस्तों अगर हम देखें तो यूएसए की बहुत बड़ा मिलिट्री प्रेजेंस है एशिया में, जो कि चाइना को लगातार काउंटर कर रहा है। ठीक है, तो एशिया का प्रेजेंस आपको देखने को मिलेगा। इधर से हम देख पाएंगे, इधर अलास्का में है, उसके अलावा यहाँ पर हवाई हो गया, उसके अलावा जापान में बड़ा मिलिट्री प्रेजेंस है, थाईलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, फिलीपींस में, गुआम, साउथ कोरिया, ये सब देशों के अंदर में आप देख पाएंगे बड़ा मिलिट्री प्रेजेंस है। और मिलिट्री प्रेजेंस के साथ साथ दोस्तों यहाँ पर यूएस लगातार इन सब कंट्रीज़ को असिस्टेंस भी प्रोवाइड करवा रहा है, सिक्योरिटी असिस्टेंस। इन देशों में से आसियान देशों के साथ में ट्रेड एग्रीमेंट्स और भी कई सारे जो बेसिस वगैरह हैं वो यहाँ पर यूएसए ने बना रखे हैं। तो एशिया में यूएसए का एक दबदबा है। इस बेसिस पे यहाँ पर ये जो इंडेक्स है इसने बताया कि अभी अमेरिका सबसे पावरफुल है इस पर्टिकुलर एशिया वाले रीजन में, दूसरे नंबर पर चाइना, तीसरे पे इंडिया। ये बात आपको क्लियर हो गई। उसके बाद सुनिए, अब दोस्तों कुछ बेसिक से क्वेश्चन है, प्लीज़ इसको ध्यान रखिएगा। जैसे इस एशिया पावर इंडेक्स को कौन रिलीज़ करता है? तो यहाँ पर एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है लोवी इंस्टीट्यूट, ये यहाँ पर इसको रिलीज़ करता है। ठीक है, उसके बाद अब की बार एक बड़ा चेंज हुआ कि इस पर्टिकुलर इंडेक्स में कुछ कंट्रीज़ में से जो ये सब देश इसमें इन्वॉल्व है, इसमें से तिमोर लेस्ते नाम की कंट्री को इसमें ऐड किया गया है इस बार। एक और क्वेश्चन यहाँ पर आएगा कि सर ये जो रिपोर्ट है इसको किस आधार पर तैयार किया जाता है? मतलब हम सबसे शक्तिशाली देश की बात कर रहे हैं, तो मतलब फिर भी किस एस्पेक्ट में यहाँ पर सबसे शक्तिशाली देश को देखा जाएगा? तो बेसिकली यहाँ पर ये रिपोर्ट ये बोलता है कि
जब ये इंडेक्स रेडी होता है तो इस इंडेक्स में लगभग 131 इंडिकेटर्स पे फोकस किया जाता है। कितने? 131 चीज़ों पे देखा जाता है और इस 131 चीज़ों के आधार पे इन कंट्रीज़ के बीच में डिफरेंशिएशन किया जाता है। लेकिन ये 131 इंडिकेटर्स जो हैं दोस्तों, ये केवल 8 थीम्स के ऊपर बेसिस होते हैं। तो 8 थीम समझना ज़रूरी है। तो होता यह है कि इस पावर इंडेक्स के अंदर में देखा जाता है कि कौन से देश की मिलिट्री कैपेबिलिटी किस लेवल पर है, उसका डिफेंस नेटवर्क, उसकी इकोनॉमिक कैपेबिलिटी, उसका जो डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस आज के समय पर देखने को मिलता है वो। तो ये सब चीज़ों के आधार पे दोस्तों इन कंट्रीज़ को रैंकिंग दी जाती है। आई होप आपको ये बात समझ में आ चुकी है। नाउ इंडिया यहाँ पर राइज हुआ है, इंडिया का जो यहाँ पर रैंकिंग है वो इंप्रूव हुई है, ये हमने देखा है। रशिया डिक्लाइन हुआ है, जापान यहाँ पर थोड़ा सा रैंक में गिरा है। रीज़न यहाँ पर यह है कि रशिया यूक्रेन के साथ में वॉर में लगा हुआ है, तो उसका फोकस आज के समय पर अपने प्रॉपर डेवलपमेंट पे नहीं रहा और यहाँ पे वहाँ से डाइवर्ट हो गया। उसी प्रकार से जापान की बात करेंगे तो जापान भी लगातार चाइना से अग्रेशन फेस कर रहा है बैकयार्ड में, जिसकी वजह से जापान कोशिश करता रहा कि भाई आने वाले समय पर कहीं चाइना के साथ में हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो जाएं। तो इस बेसिस पे लगातार हुआ यहाँ पर ये कि जापान अपने डिफेंस इंडस्ट्रीज़ के ऊपर में पैसा खर्च करता चला गया और दूसरी तरफ यहाँ पे दोस्तों इकोनॉमिकली और कल्चरली पावर हाउस जो है उसके वो डिक्लाइन हो चले गए। एक एस्पेक्ट बढ़ा, 2 एस्पेक्ट कम हो गए, तो इस वजह से यहाँ पर इनका रैंकिंग कम हुआ। लेकिन इंडिया बैलेंस करके चीज़ों को चला, जिस आधार पर यहाँ पर पिछले साल के कंपैरिजन में इंडिया का रैंक इंप्रूव हुआ और इंडिया 3rd नंबर पर आया। ठीक है, तो आई होप इसके बारे में याद रखेंगे, एग्जाम में डायरेक्टली सवाल बन सकता है। भारत की रैंकिंग, स्कोर, ये चीज़ें ध्यान रखनी होगी। चलिए आगे आते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के PDF वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अभी हमने ये सब डिस्कस किया है ना, इन सब का प्रॉपर तरीके से नोट्स बना के प्रिंटेड फॉर्म में ये पेड ग्रुप में आपको प्रोवाइड करवा दिया जाता है। एक ऐसा PDF जो प्रिंटेबल फॉर्म में होता है, जिसका प्रिंट आउट वगैरह आप निकलवा सकते हैं या ऐसे भी पढ़ सकते हैं, उसको हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में प्रोवाइड करवाया जाता है। ऐसा ग्रुप आपको मिल जाता है जहाँ पे आपका सभी करंट अफेयर्स का कंटेंट सिक्योर हो जाता है, यानी करंट अफेयर्स की टेंशन आपकी स्पेशली नोट्स वगैरह बनाने की आधे से ज़्यादा खत्म हो जाती है। और दोस्तों इस ग्रुप को ज्वाइन करने का जो फ़ी पेमेंट है बहुत मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि हाँ आई वॉन्ट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। वहाँ पर आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको डेमो वीडियो का लिंक भी मिलेगा। आप पूरे डेमो वीडियो को अच्छे से चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि मुझको कहाँ पर क्या फ़ायदे हो रहे हैं, अपने आप को कंप्लीटली सेटिस्फाई कर लेना, उसके बाद जाकर ये इन्वेस्टमेंट करना। जब संतुष्ट हो जाओ तब आप आराम से ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं अगले न्यूज़ आर्टिकल की तरफ। हमारे न्यूज़पेपर में पेज नंबर 1 पर ही आर्टिकल मेंशन है। देखो ये जो न्यूज़ होती है ना, ये इतनी काम की नहीं होती है। इस खबर को, इस करंट को आपको स्टैटिक से जोड़ना आना चाहिए, क्योंकि सवाल वहीं से बनेगा। तो खबर क्या चल रही है इस बात को सुनिएगा दोस्तों। यहाँ पे हुआ ये, कर्नाटका के जो चीफ मिनिस्टर हैं सिद्धरमैया, इनके ऊपर में कई सारे प्रकार के एलिगेशंस लगाए गए हैं। एलिगेशंस लगे हैं कि भाई बहुत सारी जो इलीगैलिटीज़ हैं वो यहाँ पर, इलीगल एक्टिविटीज़ स्पेशली यहाँ पर देखने को मिली हैं 4 अलग अलग साइट्स के अलॉटमेंट के बेसिस पे, कि भाई 56 करोड़ तक की यहाँ पर जो साइट्स है वो इनके वाइफ के पास में है। ऐसा कुछ यहाँ पर मामला निकल कर आया, मूडा केस इसको नाम दिया गया, मैसूरू अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का। तो बेसिकली यहाँ पर ये जो पूरा मामला है आज के समय पर न्यूज़ बना हुआ है, हमारा एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हुआ यहाँ पर ये कि जब ये केस चल रहा है धीरे धीरे लगातार यहाँ पर इसको लेकर प्रॉब्लम्स इकट्ठी होती चली जा रही हैं। तो इस आधार पर कोर्ट ने, जो स्पेशल कोर्ट है बेंगलुरु की, उन्होंने कल के दिन में लोकायुक्ता जो है इनको यहाँ पर ये काम सौंप दिया है, इनको ऑर्डर दिया है कि आप कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर के अगेंस्ट में ये इन्वेस्टिगेशन कीजिए और उसके बाद में रिपोर्ट तैयार करना। और बेंगलुरु का स्पेशल कोर्ट ये बोलता है कि हमको 3 महीने के अंदर अंदर ये रिपोर्ट चाहिए, पूरा डिटेल्स हमारे सामने होना चाहिए। समझ गए? तो ये दोस्तों मैटर चल रहा है। लेकिन एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों यहाँ से, तो आपको पता होना चाहिए लोकायुक्ता क्या है, क्योंकि अभी यह चर्चाओं में भी है और आपके सब्जेक्ट का हिस्सा भी है। क्योंकि अगर आप पॉलिटी उठा के देखेंगे, लक्ष्मीकांत की किताब उठा के देखेंगे, तो आपका कुछ किसी एडिशन में, मतलब एडिशन चेंज होते रहते हैं ना, तो यहाँ पर एक चैप्टर आपको देखने को मिल जाएगा जहाँ पर लोकपाल और लोकायुक्ता दोनों के बारे में बात की गई है। चलिए फिर मैं आपको बताता हूँ इन दोनों के बारे में कि क्या फ़र्क होता है दोनों के बीच में। और इस फ़र्क को समझने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें समझना होगा। जैसे दोस्तों हम यहाँ पर देख पाते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अलग अलग पावर्स डिफाइन करता है सब जगह पर।
जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट पे चीज़ें अलग चल रही हैं, स्टेट गवर्नमेंट पे अलग चीज़ें चल रही हैं, दोनों के पास में अपनी अपनी पावर्स हैं। फिर चीज़ों को अलग तरीके से डिफाइन भी करा गया है। जैसा आप देख पाओगे, हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार पर जैसे प्रेसिडेंट होते हैं, वैसे ही स्टेट गवर्नमेंट में कौन होते हैं, हमारे गवर्नर होते हैं। जो ओहदा प्रेसिडेंट का सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर होता है, वही ओहदा यहाँ पे गवर्नर का स्टेट गवर्नमेंट के पास में होता है। उसी तरीके से ध्यान रखिएगा, एक पद होता है लोकपाल का और एक ऑर्गेनाइजेशन होती है लोकायुक्ता, दोनों ऑर्गेनाइजेशन है। जो लोकपाल होती है ये हमारी सेंट्रल गवर्निंग बॉडी होती है, स्पेशली जो हमारी केंद्र सरकार के दायरे में काम करती है। और लोकायुक्ता जो है यहाँ पर ये स्टेट लेवल की गवर्निंग बॉडी होती है, जो कि हमारी राज्य के दायरे में काम करती है। दोनों का यहाँ पर डिफरेंस, पहला डिफरेंस समझ में आ गया। अब दोस्तों यहाँ पर एक बात जो दोनों में कॉमन है, क्योंकि दोनों को लाया गया है, एक सेंट्रल लेवल के लिए, एक स्टेट लेवल के लिए, तो किसी मेन एम की वजह से तो लाया गया होगा, कोई तो पर्पस होगा। पर्पस ये था कि जो करप्शन के केसेस है दोस्तों, यहाँ पर उस चीज़ को रोका जा सके, एंटी करप्शन केसेस को इन्वेस्टिगेट करने का काम करेंगी ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस। इस आधार पे इन बॉडीज़ को बनाया गया, समझ गए। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जैसे लोकपाल की जब बात होती है तो ये वो बॉडी है जिसके पास में वो ताकत है कि जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में मेंबर्स हैं, चाहे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गए, आपके एमपीज हो गए, या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में काम करने वाले जितने भी एम्प्लॉयज़ हो गए, ध्यान रखिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट वाले जितने भी एम्प्लॉयज़ हो गए, इन सब के केसेस में कोई भी करप्शन का केसेस होता है, मान लो ये लोग कोई भी यहाँ पर इस तरीके का भ्रष्टाचार करते हैं, तो वो वाला जो केस है वो हमारा लोकपाल हैंडल करेगा। और वही सिमिलर सिनेरियो लोकायुक्त के साथ में होता है, लेकिन यहाँ पे बस खाली स्टेट आ जाएगा सेंटर की जगह पर, यानी स्टेट गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ होंगे या वहाँ पे कोई करप्शन का केस होगा तो उस पर्टिकुलर केस के अंदर में इस केस को हैंडल करने का ज्यूरिसडिक्शन हमारे लोकायुक्ता के पास में होता है, क्योंकि ये स्टेट लेवल पर काम करने वाली बॉडी है। तो वही सिनेरियो यहाँ पर देखने को मिला कि भाई यहाँ पर ये चीफ मिनिस्टर एक पर्टिकुलर स्टेट के, तो इनके खिलाफ में यहाँ पे लोकायुक्ता को ऑर्डर दिया है इस इन्वेस्टिगेशन को करने का, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। नाउ क्वेश्चन यहाँ पर यह है, लोकपाल के फंक्शंस क्या होते हैं? तो इनका मेन फंक्शन होता है कि जो भी कंप्लेंट आई है किसी ऑफिशियल के अगेंस्ट में, उस कंप्लेंट को यहाँ पर पूरी तरह से एड्रेस करना, इंक्वायरीज करना, इन्वेस्टिगेशन करना और प्रॉपर तरीके से केसेस को लेकर रिपोर्ट्स लेकर आना। वही सिनेरियो दोस्तों यहाँ पर भी है, बट जो स्टेट के ऑफिशियल्स के अगेंस्ट में कंप्लेंट गई है ये उसको इन्वेस्टिगेट करता है। नाउ अब यहाँ पे क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि लोकपाल और लोकायुक्ता ये दोनों बॉडीज़ हैं, तो इसमें कुछ मेंबर्स होते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देख पाएंगे तो लोकपाल में एक चेयरपर्सन होते हैं और मैक्सिमम इसके अंदर में 8 मेंबर्स होते हैं, मैक्सिमम 8 मेंबर्स, ये ध्यान रखिएगा। लोकायुक्ता के अंदर में यहाँ पे आप देख पाएंगे 3 मेंबर की बॉडी होती है ये, जो कि यहाँ पर हेड की जाती है एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज के माध्यम से, या तो वो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज हो सकते हैं या हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हो सकते हैं, ठीक है। इसमें यहाँ पर आपको स्टेट विजिलेंस कमिश्नर भी देखने को मिल जाएंगे और भी कुछ इंपॉर्टेंट मेंबर्स होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे ध्यान रखना, ये 3 मेंबर बॉडी है, ये 8 मेंबर बॉडी आपको देखने को मिल जाएगी। नाउ सवाल यहाँ पर यह है कि इन मेंबर्स को अपॉइंट कैसे किया जाता है? तो इन मेंबर्स को अपॉइंट करने के लिए एक सिलेक्शन कमेटी होती है, वो कमेटी यहाँ पर इन मेंबर्स को अपॉइंट करके वो जो लिस्ट है वो भेज देती है। किसको भेजेगी? जब दोस्तों लोकपाल के मेंबर्स को अपॉइंट किया जाएगा तो उस अपॉइंटमेंट की ताकत हमारे प्रेसिडेंट के पास में होगी, जैसे ऊपर आप देख पा रहे हो। जब लोकायुक्ता के मेंबर्स को अपॉइंट किया जाएगा तो ये ताकत यहाँ पे हमारे गवर्नर के पास में होगी, जैसे आप ऊपर देख पा रहे होंगे। इसकी वजह से यहाँ पे अपॉइंटमेंट भी लिखा है, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई? तो बस इतना यहाँ पे ध्यान रखना। मेन पर्पस क्या है? तो पर्पस यही है कि भाई जो भी पब्लिक सर्वेंट्स हैं या कोई पॉलिटिशियन है, उनके अगेंस्ट में करप्शन को लेकर कोई कंप्लेंट है तो उसको इन्वेस्टिगेट करने की ताकत इन दोनों पर्टिकुलर बॉडीज़ के पास में है। लेकिन यहीं पर ना एक और चीज़ आती है, जब आप किताब वगैरह पढ़ोगे तो उसमें और डिटेल्स भी हैं, वो मैं आपको पढ़ा ही देता हूँ जब साथ में पढ़ रहे हैं। तो अब दोस्तों यहाँ पे लोकपाल और लोकायुक्ता का जो ये कॉन्सेप्ट है ये आया कैसे, ये बनाया कैसे गया, ज़रा ये सुनिए दोस्तों। यहाँ पर हमने ना इस चीज़ का एक इंस्पिरेशन लिया। इसकी शुरुआत होती है 1809 में। 1809 में एक प्रकार का इंस्टीट्यूशन बनाया गया ओम्बड्समैन का, और इसको इनॉग्रेट किया गया था ऑफिशियली स्वीडन के अंदर में। तो स्वीडन ऐसा कॉन्सेप्ट पहली बार लेकर आया। फिर उसके बाद न्यूजीलैंड और नॉर्वे, ये दोनों देशों ने भी ऐसा ही सिस्टम अडॉप्ट कर लिया 1962 में। और फिर इंडिया ने भी दोस्तों ऐसा ही कॉन्सेप्ट यहाँ पर अपनाया। और पहली बार ये जो कॉन्सेप्ट है इसका एक रिकमेंडेशन आया था, एक प्रपोजल दिया गया कि हमारे पास में भी ऐसा कुछ होना चाहिए।
वो प्रपोजल कौन देता है? तो वो उस समय के लॉ मिनिस्टर जिनका नाम है अशोक कुमार सेन। इन्होंने पार्लियामेंट में यहाँ पर बोला कि हमारे पास में भी ऐसे ही ओम्बड्समैन होने चाहिए जो यहाँ पर चेक करेंगे, करप्शन को लेकर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो इन्होंने यहाँ पर ये मांग रखी 1960s में, लेकिन एकदम तो काम होगा नहीं, तो धीरे धीरे करके यहाँ पर इसके ऊपर काम हुआ ना। फाइनली दोस्तों इसको लेकर प्रॉपर एक्ट लेकर आए गए, क्योंकि संविधान में मेंशन है तो यहाँ पर प्रॉपर एक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे इसको लेकर, है ना। तो तब क्या होता है, जब हम लोग अगर थोड़ा सा और डिटेल देखें, ये एक्ट किस आधार पर लेकर आए गए, जैसे मैंने आपको बताया स्वीडन में इसकी शुरुआत हुई, न्यूजीलैंड, नॉर्वे ने भी ये कॉन्सेप्ट अपना लिया, फिर उसके बाद भारत में यहाँ पर इसका जिक्र होना शुरू हुआ, और जो हमारे लॉ मिनिस्टर हैं उन्होंने यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट दे दिया। अब बाद में यहाँ पर जब ये पूरी तरह से बनकर आ गया तो इंडिया में ये ओम्बड्समैन वाला कुछ भी नाम नहीं दिया गया, इंडिया में लोकपाल और लोकायुक्ता का नाम दिया गया। लेकिन आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि जो ये टर्म है लोकपाल और लोकायुक्ता की, ये टर्म किसने दी थी? ये टर्म कॉइन की गई थी डॉक्टर LM सिंघवी के थ्रू, ठीक है। तो ये नाम भी आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया? तो दोस्तों आइडिया जो है ओम्बड्समैन का, ये पहली बार भारत में कब आया था? 1963 में, और उसके बाद 1971 में पहला लोकायुक्ता एस्टेब्लिश किया गया महाराष्ट्र के अंदर में। फिर 2011 में दोस्तों अन्ना हजारे मूवमेंट चलता है जहां पे लोकपाल की मांग की जाती है। उसके अलावा 2013 के अंदर फिर लोकपाल एंड लोकायुक्ता बिल 2011 को पास किया गया। फिर 2014 में जाके लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट बना, क्योंकि बिल है पहले पास होगा उसके बाद जाके कानून बनेगा। तो 2013 के अंदर में ये प्रॉपर तरीके से मतलब आ चुका था, फोर्स में आ चुका था, बाद में अमेंडमेंट भी हुए, है ना। तो उस हिसाब से इसमें चेंज होता हुए चल गए। फिर फाइनली यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, जब हम लोग बात करते हैं लोकपाल की, तो ये बेसिकली देश के स्तर पे काम करेंगे लोकपाल, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, एक व्यक्ति लोकपाल के तौर पर चुनकर आएगा। और जो लोकायुक्ता होंगे, ध्यान रखिएगा, वो यहाँ पर स्टेट के लेवल पर होते हैं। तो 2019 में दोस्तों जो जस्टिस रिटायर्ड पिनाकी चंद्र घोष हैं, ये भारत के पहले लोकपाल ऑफ इंडिया बने थे। तो यहाँ पर एक और फैक्ट आपको मिल गया है। तो एक फैक्ट, ये 2-3 फैक्ट्स यहाँ पे हो गए, ये एग्जाम में डायरेक्टली हेल्प कर सकते हैं। बाकी ये डिटेल्स तो आपने पढ़ के जानी ही होगी एग्जाम के अंदर में। क्लियर हो गया ना? आई होप आपको मज़ा आ गया होगा। चलिए आते हैं, एक पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हमने जान लिया है। कल वाला शाम वाला जो वीडियो अपलोड हुआ था, प्लीज़ उसको भी देख लेना। उसमें मैंने पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन कवर किया है, क्योंकि उसकी खोज को लेकर भी 100 ईयर्स पूरे हो गए हैं, उस वजह से वो चर्चाओं में था। तो यहाँ पे करंट में आपके बहुत सारा स्टैटिक डेटा साथ ही साथ में कवर हो रहा है। दोनों वीडियोज़ को अगर आप टाइम पे फॉलो कर रहे हैं, वो डेली बेसिस पे शाम को 8:30 बजे अपलोड हो रहा है। मॉर्निंग वाले वीडियो का पता नहीं चलता, कभी 8:30 बजे, कभी 9 बज जाते हैं। जैसा कंटेंट होता है वैसा यहाँ पर टाइम भी लगता है, कभी 10-11 ही बज जाते हैं यार, जब हेल्थ इश्यूज़ फेस करने पड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगला जो आर्टिकल है, जैसे मैंने आपको जब मैंने इंडेक्स बताया था उसमें ही समझा दिया था कि ये आर्टिकल चेंज हो गया है, लेकिन ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बता रहा हूँ। एक बॉडी है जिसका नाम है शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। सभी ने इस बॉडी के बारे में पढ़ा है। तो देखो ये अभी कुछ दिन पहले का आर्टिकल है, ये आर्टिकल ही मैंने लगा दिया, अच्छा हुआ ये आर्टिकल लगा दिया साथ ही साथ में। देखो क्या इत्तेफाक हुआ है, लेकिन बढ़िया हुआ जो भी हुआ। तो अभी हाल ही की बात है, पाकिस्तान ने PM मोदी को इनवाइट किया था कि वो शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग को अटेंड करें। भाई SCO एक बहुत बड़ा ग्रुप है जिसमें 9 देश इसके सदस्य हैं। तो यहाँ पे होता यह है कि इनकी मीटिंग होने वाली है अब की बार पाकिस्तान के अंदर में। तो जब पाकिस्तान में मीटिंग होगी तो इसमें रशिया भी है, चाइना भी है, तो इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं यार। हर बार हम इस मीटिंग को अटेंड करते हैं, स्पेशली PM मोदी अटेंड करते हैं, लेकिन इस बार ये मीटिंग पाकिस्तान में हो गई। अब पाकिस्तान के साथ में हमारे संबंध बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ यहाँ पर रिसेंटली पाकिस्तान के साथ में इवॉल्व हुए हैं। तो क्या हमें जाना चाहिए, इसको लेकर एक प्रश्न है। तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है PM मोदी नहीं जाएंगे इस मीटिंग के अंदर में। तो अभी यही डिस्कशन चल रहा है कि PM मोदी ना जाकर हम अपने एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर S जयशंकर साहब को इस मीटिंग में भेजने वाले हैं। लेकिन अब क्या हुआ दोस्तों, उसके ऊपर भी लगातार विचार किया जा रहा है, सरकार विचार कर रही है, अभी भी फाइनल तरीके से कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, क्योंकि हमारे रिलेशंस उनके साथ में बेकार हैं। लेकिन फिर भी कई सारे लोगों का कहना है कि इस मीटिंग को हर साल हमने अटेंड किया है, तो इस बार भी अटेंड करना चाहिए। भले ही पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से ना देखें, बट वहाँ पे रशिया अवेलेबल होगा, कुछ और इंपॉर्टेंट कंट्रीज जिनके रिलेशंस भारत के साथ में बेटर हैं वो भी अवेलेबल होंगे। समझ गए? तो जो भी डिटेल्स होंगी वो पब्लिकली अवेलेबल होंगी, कुछ दिनों बाद में वो आपको पता चल जाएंगी। अब एग्जाम के लिए क्या पढ़ना होगा, क्योंकि ये आर्टिकल आपको एग्जाम में हेल्प नहीं करेगा, ये केवल खबर ही खबर चल रही है। इसको स्टैटिक पोर्शन से लिंक कीजिए, फैक्ट यानी बैकग्राउंड डेटा से लिंक कीजिए। फैक्ट यहाँ पर यह है कि शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित डायरेक्टली सवाल बन सकता है। तो दोस्तों जो ये जो SCO है, एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, एक बहुत बड़ा ग्रुप है। इस ग्रुप को जब बनाया गया था स्टार्टिंग के अंदर में, तो इसमें केवल 5 देश हुआ करते थे। ये बात हो रही है 1996 की।
तो जब 5 देश हुआ करते थे तो इसको यहाँ पे शांघाई 5 के नाम से जाना जाया करता था। और वो 5 देश कौन कौन से? कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, केवल ये 5 देश थे। फिर 2001 में इसमें उज़्बेकिस्तान को जोड़ दिया गया। अब ऑब्वियस ही बात है, 5 देश थे तो शांघाई 5 के नाम से जानते थे, एक देश और जोड़ दिया तो 6 बोल गया। अब शांघाई 5 नाम जच नहीं रहा है तो 6 देश इसमें, तो कोई लॉजिक बन नहीं रहा है, तो इसलिए इन्होंने नाम बदल दिया। तो शांघाई 6 भी कर सकते थे, लेकिन इन्हें पता था आगे और भी कंट्रीज इसमें जुड़ेंगी, तो इन्होंने शांघाई 5 से नाम हटाकर सीधा शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन रख दिया। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके दोस्तों यहाँ पर आप देख पाएंगे तो और कंट्रीज जुड़ती चली गई। 2016 के अंदर में भारत पाकिस्तान दोनों ने यहाँ पर एक MOU साइन कर लिया। और 2017 में दोस्तों अस्थाना में 2017 वाले साल में भारत पाकिस्तान दोनों ने एक साथ एक ही साल में SCO को ज्वाइन कर लिया एज अ फुल मेंबर। हम भी इसका हिस्सा बन गए। फिर धीरे धीरे करके इसमें ऐसे अपडेट हो गए कि आज अगर आप देखेंगे तो इसमें ईरान भी इसका मेंबर है और बेलारूस भी इसका मेंबर है। तो बताया जाता है SCO के जो मेंबर्स हैं टोटल आपको 9 देश देखने को मिलेंगे। इस बात को ध्यान में रखिएगा। कितने देश? 9 देश यहाँ पर इसका हिस्सा हैं। तो दोस्तों क्या मैं सही हूं? 9 देश हैं इसमें? नहीं। कितने देश हैं? टोटल 10 देश हैं। ध्यान रखना, मैं इसलिए बार बार ये चीज़ें बोल रहा हूं ना, ताकि ऐसे बोलने से दिमाग में आपके बैठ जाएगा। तो 9 नहीं, टोटल 10 देश हैं SCO के अंदर में। अच्छा, ये कब हुआ ज़रा ये सुनिए। तो यहाँ पर ये विकीपीडिया का आर्टिकल मैंने लगा दिया है, चीज़ों को अपडेट कर लीजिएगा साथ में। तो यहाँ पे जब हम लोग बात करते हैं शांघाई 5 की शुरुआत कैसे होती है, तो इसमें चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, तो टोटल ये 5 देशों से शुरुआत हुआ। उसके बाद उज़्बेकिस्तान इसमें ऐड हो गए प्लस 6 हो गए। फिर इंडिया पाकिस्तान ऐड हो गया इसमें 2017 में, तो यहाँ पर आपके इसमें टोटल 8 मेंबर्स हो गए। फिर पिछले साल की बात है, जुलाई 2023 में ईरान को भी ज्वाइन हो गया, ईरान इसमें जुड़ गया SCO के अंदर में, तो टोटल 9 हो गए। और इस साल जुलाई 2024 में इसी पर्टिकुलर ईयर में बेलारूस ने भी ज्वाइन कर लिया है, तो टोटल 10 मेंबर्स हैं इन SCO। ठीक है, ये हमारी रिपोर्ट बताती है। क्लियर हो गया। अब दोस्तों शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से बनेगा। उसके अलावा इस पूरे ग्रुप का मेन पर्पस क्या है? बनाने का मेन पर्पस यह है कि इन 10 देशों के बीच में एक दूसरे को ये सभी कंट्रीज सपोर्ट कर सकें, कोऑपरेट कर सकें एक दूसरे के साथ में, व्यापार, इन्वेस्टमेंट, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, सिक्योरिटी के आधार पे। और ध्यान रखिए SCO के जो ऑफिशियल वर्किंग लैंग्वेज है वो रशियन और चाइनीज़ है। ठीक है, मैं आप लोगों से एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, SCO का मेन हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ज़रा नीचे कॉमेंट सेक्शन में आप सभी को इसका जवाब देना है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल भी हमारे अखबार में पेज नंबर 13 पर प्रेजेंट है, जिसको अगेन GS पेपर नंबर 3 इकोनॉमी के साथ में लिंक करेंगे। हुआ यहाँ पर यह है दोस्तों, एक बैंक है जिसका नाम है एशियन डेवलपमेंट बैंक। कल इन्होंने भारत की जो प्रोजेक्शन है स्पेशली रिटेल इन्फ्लेशन के माध्यम से, उस प्रोजेक्शन को थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ाया है, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। देखो, ये जो आर्टिकल होता है हमारे काम के नहीं होते, तो क्यों डिस्कस कर रहे हैं बताऊंगा। ये इसलिए काम के नहीं होते क्योंकि इसमें करंट बेसिस पे क्या चल रहा है और आगे भारत की इकोनॉमी कैसे ग्रो करेगी उसको लेकर ये जानकारी दे देते हैं। लेकिन जैसे जैसे यहाँ पर कंडीशंस चेंज होती है उसके हिसाब से इनका प्रेडिक्शन भी चेंज होता रहता है। नहीं, केवल और केवल भविष्यवाणी करने के लिए यहाँ पर ये बॉडीज हैं। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ये बोलता है 2025-26 में इंडिया का जो टोटल GDP है, जो इकोनॉमी हमारी ग्रो करेगी, वो 7.2% से ग्रो करेगी और इस साल केवल 7% से ग्रो करेगी। ये ऊपर नीचे होता रहता है, ध्यान रखिए। ये स्थिति देखकर अपनी रिपोर्ट लेकर आ जाते हैं कि नहीं इतने से ग्रो करेगी। तो हम इसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं जब बेकार है? तो बेकार नहीं है, मतलब कि यहाँ पर जो एक बैंक है ना, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये बॉडी काम की है हमारे लिए। यहाँ से किसी भी एग्जाम में सवाल बन सकता है आराम से। तो ये क्या है दोस्तों, जरा ये जानिए। एशियन डेवलपमेंट बैंक बेसिकली एक रीजनल बैंक है जिसको 1966 में बनाया गया। इसमें टोटल 68 मेंबर्स हैं। क्वेश्चन बनेगा क्या भारत इसका मेंबर है? जी बिल्कुल, इवन भारत तो इसका एक फाउंडिंग मेंबर है। और ध्यान रखिए एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, आपको लग रहा होगा क्योंकि ये एशियन डेवलपमेंट बैंक है तो केवल एशिया वाले कंट्रीज ही यहाँ पर इस बैंक के अंदर में हिस्सा होंगे, तो ऐसा नहीं है। इस बैंक के अंदर में 49 कंट्रीज एशिया से आती हैं और पैसिफिक से, बाकी यहाँ पर 19 कंट्रीज एशिया वाले रीजन से बाहर की हैं। ठीक है, केवल एशिया के देश नहीं है, बाहर वाले कंट्रीज भी प्रेजेंट हैं। उसके अलावा इस बैंक का मेन पर्पस यह है कि एशिया और पैसिफिक रीजन में डेवलपमेंट सोशो इकोनॉमी के बेसिस पे किया जा सके। और अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक में 5 सबसे बड़े शेयर होल्डर्स हैं, यानी 5 ऐसे देश जिनके सबसे ज़्यादा यहाँ पर शेयर होल्डिंग देखने को मिलेगी इस पर्टिकुलर बैंक में।
उस शेयर होल्डर में सबसे पहले जापान है, दूसरा यूएसए है, तीसरा चाइना है और चौथा भारत है। तो ध्यान रखिए, इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट शेयर होल्डर है इन द एशियन डेवलपमेंट बैंक। पांचवा है हमारा ऑस्ट्रेलिया। एडीबी का जो हेडक्वार्टर है ये फिलीपींस के अंदर, इसकी कैपिटल मनीला में है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। ये बेसिक फैक्ट्स हैं, क्वेश्चन बनते हैं। देखो एग्जाम्पल, यूपीएससी ने 2019 में सवाल पूछा। हाँ, भले ही सीधा एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में नहीं पूछा गया था, यहाँ पे पूछा गया था एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बारे में, लेकिन एज ए सिमिलर क्वेश्चन के आधार पर ही तो हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि हाँ ऐसा पेपर आता है तो हमें अपने सिलेबस के लिए ये चीज़ें पढ़नी चाहिए। तो ये जो AIIB है, इसको लेकर जो 3 स्टेटमेंट है यहाँ पे आप देखेंगे, पूछा जा रहा है कि बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि AIIB के पास में 80 से ज़्यादा मेंबर नेशंस हैं। दूसरा बोलता है भारत सबसे बड़ा शेयर होल्डर है AIIB का। तीसरा बोलता है AIIB के अंदर में एशिया के बाहर से कोई भी मेंबर नहीं है, केवल एशिया के ही मेंबर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देख पाएंगे दोस्तों, तो थर्ड वाला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा वाला भी गलत है, बट पहला वाला यहाँ पर सही है। AIIB के अंदर में 80 से ज़्यादा मेंबर नेशंस हैं। तो ध्यान रखिए, ये पॉइंट भी यहाँ पर हमारे एशियन डेवलपमेंट बैंक में है, यानी कि एशिया से बाहर के कंट्रीज़ भी इसका हिस्सा है, इस इन्वेस्टमेंट बैंक का। तो ऐसे यहाँ पर सवाल बन सकता है। बाकी एक रिपोर्ट मैंने ये चार्ट लगा दिया, इसको पढ़ सकते हैं। हाँ, यहाँ पर मैंने वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इनके बारे में ये मेंशन कर दिया है। लेकिन ध्यान रखिए, इसमें मेंबर्स को ऊपर नीचे होते रहते हैं, समय के साथ में मेंबर्स अपडेट होते रहते हैं। ये चार्ट पुराना है, मेंबर्स को छोड़कर बाकी ऑब्वियस सी बात है कब कब ये बॉडीज बनी है ये सिमिलर रहेगा। सबसे बड़े शेयर होल्डर्स चेंज होते रहते हैं, बट अभी के समय पर शेयर होल्डर्स यहाँ पर आप देख पाएंगे, जैसे जापान, यूएस, ADB के हैं, वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है। तो ये आप देख पाएंगे इनके हेडक्वार्टर सेम है, जैसे ADB का हेडक्वार्टर मनीला में है, AIIB का हेडक्वार्टर यहाँ पर बीजिंग में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। ये शुरू होता है हमारा आज का एडिटोरियल डिस्कशन। एडिटोरियल जैसे हमने देखा है, हमारे द हिंदू के भी एडिटोरियल हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले ये एडिटोरियल है दोस्तों जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आर्टिकल किसी भी हालत में स्किप नहीं करना है। पता है मैं इतना ज़्यादा जोर इस पर क्यों दे रहा हूँ, आपको पढ़ के पता चल जाएगा कि हाँ क्या बात हो रही है एग्जैक्टली यहाँ पर। देखिए आर्टिकल में बोला जा रहा है भारत की जो फॉरेन पॉलिसी डिलेमा है उसको लेकर सिनेरियोस। इंडिया की जो आज के समय पर बढ़ता हुआ रोल है दुनिया भर में, इतना बड़ा रोल हो रहा है, हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी है ना, धीरे धीरे करके हमारा टारगेट है हम तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी बनना चाहते हैं, अभी 5वीं सबसे बड़ी इकॉनमी है और $5 ट्रिलियन तक का हमारा मेन टारगेट है। लेकिन दूसरी तरफ हमारे सामने चैलेंजेस बहुत सारे हैं। पॉपुलेशन हमारे पास में बहुत ज़्यादा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट उतना नहीं है, लोगों के पास में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही हैं। उसके अलावा इसी के आधार पर भारत में जो उनकी ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो हमारी बढ़ जाती हैं। तो इसके आधार पर हमें क्या क्या करना होगा, हमारे सामने क्या चुनौतियां हैं, कैसे उन चुनौतियों से निपट सकते हैं और हमारा टारगेट क्या है, वो सब यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। आइए एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआत यहाँ पर इस एडिटोरियल की कुछ इस तरह होती है कि भारत आज के समय पर दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, जहाँ पे लोग शांतिपूर्वक इलेक्शंस कंडक्ट करवाते हैं और आराम से लोग वोट देकर अपने मन पसंदीदा सरकार को यहाँ पर सत्ता में बैठाते हैं। ठीक है, कुछ कंट्रीज ऐसी भी हैं जहाँ पे सत्ता से मतलब कोई पॉलिटिकल पार्टी हार गई उसके बाद भी हटना नहीं चाहती है, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। जो हारा जो जीता उसके हिसाब से यहाँ पे उनको पावर्स आराम से मिलती है, कोई ज़बरदस्ती नहीं होती। आज हम 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी भी आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जब बात आती है इंटरनेशनल रिलेशन की, तो भारत के सामने प्रॉब्लम यह है कि हमारे आसपास के कुछ ऐसे पड़ोसी देश भी हैं जिनके साथ में चीज़ों को बैलेंस कर पाना आज के समय के लिए काफ़ी मुश्किल है। फॉर एग्जाम्पल चाइना। ठीक है, हमें अगर कंपैरिजन करना है तो हम पाकिस्तान के साथ में कंपैरिजन क्यों करें, हमें कंपैरिजन करना है तो हम चाइना के साथ में कंपैरिजन करेंगे। हमें उनसे आगे निकलने की आज के समय पर सोचनी है, एशिया के अंदर स्पेशली, क्योंकि चाइना लगातार कम्पीट कर रहा है यूएसए में। हमें हमारा जो पहला कंपटीशन होना चाहिए वो यहाँ पर चाइना होना चाहिए। इसको लेकर भारत काफ़ी सारी चीज़ों की मांग करता है, क्योंकि एक तरफ आप देख पाएंगे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसमें टोटल 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। हम बात कर रहे हैं कि भाई इन परमानेंट मेंबर की संख्या बढ़ाई जाए, इंडिया को भी यहाँ पर इसमें चांस दिया जाए, और इस 5 परमानेंट मेंबर में चाइना ऑलरेडी एक परमानेंट मेंबर है। भारत इसी रिफॉर्म की तो बात करता है कि भाई इसमें परमानेंट मेंबर की सीट हमें भी दो, हमारे पास में भी वीटो पावर आनी चाहिए, हम डिजर्विंग मेंबर हैं। समझ गए। उसके अलावा आज दोस्तों इंडिया फोकस करता है कि हम ग्लोबल साउथ की आवाज़ बनेंगे। जो हमारी डेवलपिंग कंट्रीज़ है उनकी आवाज़ बनता है भारत, और हमने यहाँ पर अलग अलग जो समिट्स हुए हैं वहाँ पर उनके लिए वर्क भी किया है। लेकिन उसमें हमारे अभी बहुत सारे और भी बड़े बड़े टारगेट्स जो हमें अचीव करने हैं, जैसे
भारत के एम्बिशंस की जब बात आती है तो पहला एम्बिशन है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर में एक परमानेंट मेंबरशिप को गेन करना। वही सिंपल सी बात है, यूएनएससी में अगर हमें एक परमानेंट शिप मिल जाएगी तो इससे हमारे पास में भी वीटो पावर आएगी, बड़े बड़े डिसीजंस में भारत को भी शामिल किया जाएगा जो स्पेशली ऑल ओवर दी वर्ल्ड को इम्पैक्ट करेंगे। दूसरा यहाँ पे हमारा टारगेट है इकोनॉमिकली एंड स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस लेकर आना इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर में, क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि आज आपको ये इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन दिख रहा होगा और इन दोनों ओशन को मिला देते हैं, इस पर्टिकुलर रेंज को हम बोलते हैं इंडो पैसिफिक रीजन। इस रीजन में चाइना का अग्रेशन और चाइना का डोमिनेंस धीरे धीरे करके बढ़ता चले जा रहा है। बढ़ता क्या चले जा रहा है, हम क्लियरली देख पा रहे हैं साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज लगातार ट्रेड में चाइना के साथ में कर रही हैं। ऑस्ट्रेलिया चाइना के रिलेशंस काफ़ी ख़राब हैं, फिलीपींस चाइना के, वियतनाम चाइना के, अभी कई सारी यहाँ पर जो कंट्रीज़ हैं चाहे वो पाकिस्तान हो या इधर श्रीलंका हो, इन सब के साथ में अगर आप देख पाएंगे चाइना के रिलेशंस बढ़ रहे हैं। चाइना यहाँ पर डोमिनेंट पोजीशन गेन कर चुका है। तो चाइना को काउंटर करने के लिए हमें यहाँ पर इस इंडो पैसिफिक रीजन में ग्रो करना होगा। हमें इकोनॉमिकली और साथ ही साथ में एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ में चाइना को काउंटर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये हमारा एक और बहुत महत्वपूर्ण एम्बिशन है, ये भी हमारा एक टारगेट है। फिर बात आती है लीडरशिप अमंग डेवलपिंग इकोनॉमीज़ की। यहाँ पे बोला जा रहा है कि हम अपने आप को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं एज अ लीडर। जितने भी डेवलपिंग कंट्री हैं या बढ़ती हुई इकॉनमी है उसका लीडर बनना चाहता है भारत, अपने आप को एज अ वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ दिखाना चाहता है। ग्लोबल साउथ क्या है, देखिए ऐसा नहीं है ग्लोबल साउथ मतलब यहाँ पर दुनिया का जो सदर्न पोर्शन है वो ग्लोबल साउथ हो गया, नहीं, इसमें ऑस्ट्रेलिया भी है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ग्लोबल नॉर्थ में काउंट होता है। रीज़न यहाँ पर यह है कि ये जो दो पार्ट्स को डिवाइड करा गया है ये इनके इकोनॉमी के बेसिस पर डिवाइड किया गया है, स्थिति या डेवलपमेंट के आधार पर डिवाइड करा गया है। तो यहाँ पर जो अभी नीचे वाली कंट्रीज़ आपको देखने को मिलेंगी मोस्टली डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं। तो ये जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं इनका लीडर एज अ बनना चाहता है इंडिया, उनकी आवाज़ बन के दुनिया में एक रिप्रेजेंटेशन देना चाहता है इस पूरे रीजन को। फिर उसके बाद बात आता है ट्रांसनेशनल चैलेंजेस की। इंडिया का मेन पर्पज़ यह है, दुनिया भर में बहुत सारे चैलेंजेस हैं, क्लाइमेट चेंज का इशू है, पब्लिक हेल्थ क्राइसिस है, फूड सिक्योरिटी है, उसमें भारत एक अहम रोल प्ले कर सके इन सभी समस्याओं से लड़ने के लिए। फिर बात आता है रिप्रेजेंटेशन इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में। भारत चाहता है भारत का एक बड़ा रिप्रेजेंटेशन मिले वर्ल्ड बैंक के अंदर में, साथ ही साथ में IMF में, ताकि यहाँ पर क्योंकि हम बढ़ती हुई इकॉनमी है इसमें बड़ा रिप्रेजेंटेशन मिलेगा बड़ी तरीके से, और भी यहाँ पर हम एडवांस डिसीजंस ले सकते हैं। डिसीजन मेकिंग पावर जो है हमारी इन इंस्टीट्यूशंस में बढ़ जाएगी तो बड़े बड़े देशों के लिए डिसीजन हम ले सकेंगे। फिर हमारा टारगेट है मिलिट्री एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स करना, यानी हमारी मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाना, टेक्नोलॉजिकल पावर को बढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर हमें चाइना को काउंटर करना है आने वाले समय पर। तो फिर बात आती है सॉफ्ट पावर को इंक्रीज़ करना। तो भारत की मांग है कि हमें अपनी कल्चरल डिप्लोमेसी को मजबूत करना चाहिए, हमें अपने जो स्पेशली कल्चरल हेरिटेज है इसको दुनिया भर में प्रमोट करना ज़रूरी होगा। कल्चर प्रमोट होगा, लोग सीखेंगे, इंडिया से कनेक्ट होंगे, सॉफ्ट पावर यहीं से बढ़ती हुई नजर आएगी। ये हमारे टारगेट्स हैं, हमारा एम्बिशन है, हम ये सब करना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों इंडिया के इस ग्लोबल एम्बिशंस के सामने बहुत सारे चैलेंजेस नज़र आते हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं। अब राइटर बोलते हैं समस्या नंबर 1 यह है कि इकोनॉमिक कॉन्स्ट्रेंट। अगर आप देख पाएंगे इकोनॉमी के मामले में भले ही यहाँ पर भारत 5वीं सबसे बड़ी इकॉनमी बन गया हो, लेकिन पर कैपिटा इनकम अभी भी बहुत कम है। भारत के अंदर इनकम डिस्पैरिटीज़ बहुत हैं, किसी के पास में बहुत ज़्यादा पैसा है, किसी के पास में बिल्कुल भी पैसा नहीं है। तो इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से गरीबी भी काफ़ी बड़े क्षेत्र में देखने को मिलेगी। तो इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है दुनिया की इकॉनमी में, दुनिया के GDP में, वो केवल 3.6% का है, जबकि अमेरिका का कंट्रीब्यूशन टोटल दुनिया की GDP में 26.3% है, यूरोपियन यूनियन का 17.3% है, चाइना का 16.9% है अकेले। तो यहाँ पे हम थोड़ा पीछे हैं, हमें यहाँ पे इंप्रूवमेंट करना होगा अपने इकॉनमी के अंदर में। दूसरा प्रॉब्लम यहाँ पर यह भी है, जो सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सामने है, चाइना लगातार इन्वेस्टमेंट कर रहा है भारत के आस पड़ोसी देशों में, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो मालदीव्स हो। ये सब वो देश हैं जहाँ जो कि चाइना से पैसा उठा रहे हैं और ये फंस जाएंगे चाइना के इसी जाल में, जिससे इंडिया के जो रिलेशंस है इन देशों के साथ में वो खराब हो रहे हैं और चाइना अपने रिलेशंस को ज़्यादा डीप कर रहा है और भारत को चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है। फिर हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को अगर हम देखेंगे तो वहाँ पर इंडिया की रैंकिंग बहुत ज़्यादा बिलो यहाँ पर उन्होंने रखी है, 193 में से केवल 134th रैंक हमको दी है। फिर बात आती है डोमेस्टिक डेवलपमेंट प्रायोरिटीज़ की, तो ये भी एक बड़ी समस्या है। इंडिया में समस्या है गरीबी की, अनएम्प्लॉयमेंट की, इन सब चीज़ों को इम्प्रूव करना हमारा एक सबसे मेन काम होना चाहिए। तो ये समस्या
बड़ी प्रॉब्लम बन रही है आज के समय पर हमारे लिए। फिर एक और समस्या क्या है, आज हम भले ही 5वीं सबसे बड़ी इकॉनमी हो जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन फिर भी हमारा इन्फ्लुएंस उस लेवल का नहीं है पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में। फिर बात आती है रीजनल सिक्योरिटी कंसर्न्स को लेकर। आज जो टेंशन चल रहे हैं पाकिस्तान के साथ में बॉर्डर पर विवाद है, चाइना के साथ में बॉर्डर पर डिस्प्यूट्स हैं, बांग्लादेश में सरकारी गिर चुकी है, बांग्लादेश में कह सकते हो एंटी इंडिया जो चीज़ें हैं वो आज के समय पर हमने देखने को मिली हैं रिसेंटली। म्यांमार में भी यहाँ पर जो समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं, तख्ता पलट हो गया है, मिलिट्री के हाथ में सब कुछ है। तो हमारे आसपास के देशों में एक इनस्टेबिलिटी आ गई है, अस्थिरता आ गई है, तो जो कि कहीं ना कहीं भारत के लिए एक सिक्योरिटी कंसर्न पैदा करेगा। यहाँ से बहुत सारे जो लोग हैं वो माइग्रेट करेंगे इंडिया के अंदर में। फिर एक समस्या है कंपटीशन विद चाइना, यही मेन समस्या है। चाइना बड़ी इकोनॉमिक और मिलिट्री कैपेबिलिटी है और अभी टैकल करना चाइना को या काउंटर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। चीज़ें इम्पॉसिबल नहीं है, किया जा सकता है, लेकिन चाइना बहुत ज़्यादा पेस के साथ में ग्रो किया है, तो हमें यहाँ पर उस कंपटीशन के आधार पे टक्कर देना ज़रूरी है आज के समय पर, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है, ये हमारी समस्या है। फिर बात आती है इंडिया के पास में, अगर आप देख पाएंगे मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन को जो लेकर एफर्ट्स हैं वो लगाए तो जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम बहुत पीछे हैं। हमारी मिलिट्री टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस नहीं है, अभी भी डिपेंडेंसी कई सारे देशों के पास में, यानी उनके ऊपर निर्भरता भारत की बहुत ज़्यादा है। फिर बात आती है बैलेंसिंग मल्टीपल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, एक और बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने क्या है। इंडिया को यहाँ पे क्या करना चाहिए, देखो बोला यह जा रहा है कि भारत को यहाँ पर इफेक्टिव तरीके से अपने जो रिलेशनशिप है यूएस, रशिया, जापान, यूरोपियन नेशंस, इनके साथ में मैनेज करके चलने होंगे, और इन सब देशों के माध्यम से हमें यहाँ पर एक परमानेंट मेंबरशिप है वो गेन करनी होगी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर में। समझ गए, ये क्लियर हो गया। अब सवाल यह है कि चलो हमारे सामने बहुत बड़े बड़े टारगेट्स हैं, ये हमने डिस्कस कर लिए, उन टारगेट्स के सामने बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियाँ हैं, ये भी हमने समझ लिया। अब ये बताओ कि सर हम कर क्या क्या रहे हैं, कुछ कदम वगैरह उठाए हमने अपने इस एम्बिशंस को अचीव करने के लिए या नहीं। तो ज़रा ये सुनिए दोस्तों, सबसे पहली चीज़, हाँ बिल्कुल, भारत ने G20 प्रेसिडेंसी के अंदर में भी इस मुद्दे को उठाया। जगह जगह पर भारत ये मैटर उठा रहा है कि भाई यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स की ज़रूरत है और भारत को एक परमानेंट सीट दे दो। भारत के साथ साथ जापान, जर्मनी भारत को ज्वाइन कर चुके हैं कि जी बिल्कुल हमें भी एक परमानेंट सीट चाहिए। उसके अलावा इंडिया ने एक और बहुत कदम अच्छा उठाया है, जैसे हम लोग आज के समय पे कई सारे प्रोग्राम जैसे मेक इन इंडिया प्रोग्राम चला रहे हैं, जहाँ पे अपने देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के ऊपर में फोकस कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग करके चीज़ों को एक्सपोर्ट करने के ऊपर फोकस किया जाएगा। फिर कई सारे इनिशिएटिव है जैसे डिजिटल इंडिया आपको देखने को मिलेगा। इसका मेन पर्पस क्या है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशंस को प्रमोट करना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना। फिर उसके अलावा इसमें कई सारे एग्जाम्पल हैं जैसे भूटान, फ्रांस, मॉरिशस, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका, UAE। इन सब देशों का नाम मैंने क्यों लिया, क्योंकि इन सब देशों ने भारत का UPI सिस्टम अपना लिया है, तो UPI पेमेंट यहाँ पे आज के समय पर यूज़ किया जा रहा है, तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। फिर बात आती है डिप्लोमेटिक आउटरीच की, तो इंडिया ने यहाँ पे ना दिल जीता है सबका। जैसे इंडिया एक पॉलिसी में बिलीव करता है, वो है वसुधैव कुटुंबकम, जहाँ पे पूरा का पूरा दुनिया एक परिवार। और ऐसा दोस्तों कोविड-19 में जब एक समस्या थी पूरे दुनिया के ऊपर में, तो उस समय पर वैक्सीन डिप्लोमेसी में इंडिया ने एक प्रोग्राम चलाया जिसका नाम है वैक्सीन मैत्री, जहाँ पे हमने दोस्त वाली कंट्रीज जितनी भी पड़ोसी देश हैं उन सबको प्रॉपर समय पर वैक्सीन प्रोवाइड करवाई। फिर अभी वियतनाम, लाओस, म्यांमार, इन तीनों देशों में बड़ा साइक्लोन आया, उस साइक्लोन की वजह से तबाही मची। उस दौरान हमने ऑपरेशन सद्भाव चलाया। टर्की, सीरिया, यहाँ पे भूकंप आया, स्पेशली टर्की में बात करेंगे। टर्की एंटी इंडिया कितने स्टेटमेंट दे चुका है, कश्मीर को लेकर वो लगातार पाकिस्तान को सपोर्ट करता हुआ नजर आया है, लेकिन फिर भी यहाँ पर दोस्तों टर्की में जब भूकंप आया, हमने बहुत बड़ी आपदा देखी, तो भारत ने ऑपरेशन दोस्त चलाया। तो ये कहीं ना कहीं इमेज सेट करता है इंडिया की एक अलग लेवल पर। उसके अलावा कई सारे फोरम बन चुके हैं, क्वाड आ चुका है, भारत को वहाँ पे क्वाड का लीडर मेंशन किया जा रहा है, मतलब एक टॉप लीडर नहीं, USA के बाद कोई लीड कर रहा है ग्रुप, तो वहाँ पे वो इंडिया है। I2U2 ग्रुप देखने को मिलेगा, इसमें यहाँ पर इंडिया को शामिल किया गया, UAE, US, इजराइल के साथ में। तो हम ये देख पा रहे हैं कि यहाँ इंडिया का डायस्पोरा भी दुनिया भर में बढ़ रहा है, भारत का ग्लोबल प्रेजेंस बढ़ रहा है, तो काम तो किया जा रहा है बहुत सारा। उसके अलावा कई सारे यहाँ पर रीजनल इन्फ्लुएंस भी दोस्तों देखने को मिलेगा जो हमने बढ़ाए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, मई 2022 में इसको लॉन्च किया गया। इंडिया इसको ज्वाइन करता है एज अ फाउंडिंग मेंबर, जो इंडो पैसिफिक वाले रीजन पे फोकस करेगा। फिर IMEC कॉरिडोर में इंडिया का एक बहुत बड़ा रोल है, जो सीधा भारत को यूरोप के साथ में जोड़ेगा।
नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में हमने लगातार अपने पड़ोसी देशों को हमेशा फोकस किया है, उनको सपोर्ट किया है, असिस्टेंस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाया है। एग्जाम्पल मालदीव्स, भले ही यहाँ पर मालदीव्स के जो लीडर्स है कुछ भी कह लें, प्रधानमंत्री की यहाँ पर बेइज्जती कर दी, कई सारे स्टेटमेंट दे दिए, लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया सपोर्ट में खड़ा है। तो वो सब चीज़ें दोस्तों यहाँ पर मैटर करती हैं। तो लीडरशिप यहाँ पर इंडिया की देखने को मिली है। और लीडरशिप जहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे ना कि ग्लोबल जो समिट है, स्पेशली जो साउथ वाला रीजन है, इसका आवाज़ बनना चाहता है इंडिया, बना भारत। भारत ने थर्ड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट को होस्ट भी किया अगस्त 2024 के अंदर में, जहाँ पर बहुत सारी जो प्रायोरिटीज़ हैं, क्लाइमेट चेंज से लड़ना है, हेल्थ एजुकेशन पे फोकस करना है, ऐसे मुद्दे को उठाया गया। इतना ही नहीं दोस्तों, अभी तक G20 में ज़्यादा बदलाव नहीं हुए थे, लेकिन G20 की एक बड़ी मीटिंग हुई थी पिछले साल भारत में, याद है ना? तो उसमें इंडिया ने जोर लगाकर अफ्रीकन यूनियन को परमानेंट मेंबर भी बनाया G20 का। तो आज G20 का मेंबर है अफ्रीकन यूनियन। तो आपका जो स्टार्टिंग का क्वेश्चन दिया था उसका आंसर मिल गया होगा। उसके अलावा COP28 की जो मीटिंग हुई दिसंबर 2023 के अंदर में, वहाँ पे इंडिया ने अनाउंस किया कि रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में हमारे बहुत बड़े टारगेट्स होंगे। इंटरनेशनल सोलर अलायंस नाम का ग्रुप लॉन्च किया फ्रांस के साथ मिलकर, जहाँ पे सोलर एनर्जी को प्रमोट किया गया। वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव लॉन्च किया, मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट लॉन्च किया। तो ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इंडिया ऑलरेडी लॉन्च कर चुका है। और आज भारत का रिप्रेजेंटेशन बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस में बढ़ रहा है। फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अंदर में जो स्पेशल ड्राइंग राइट्स है भारत के, वो बढ़ा दिए गए हैं। आज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में जहां पे बड़े बड़े देश चले जाते हैं पैसा मांगने के लिए, अपने इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए, आज उसी IMF के अंदर में भारत 8वां सबसे बड़ा कोटा होल्डिंग कंट्री बन चुका है। उसके अलावा मिलिट्रियल टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स बहुत सारे हुए हैं। इंडिया ने अग्नि 4 मिसाइल टेस्ट कर लिया है। आज हमें दूसरे कॉन्टिनेंट पर भी मिसाइल मारनी हो तो हम उसको दाग सकते हैं, ये ताकत इंडिया के पास में है। लेटेस्ट डेटा है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का, जहां पे बोला गया है भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट दोस्तों 21,000 करोड़ से ऊपर का जा चुका है 2023-24 में। तो इंप्रूवमेंट्स नो डाउट हो रहे हैं। स्पेस एजेंसी के मामले में बात करेंगे, चंद्रयान 3 मिशन ने यहाँ पर एक पूरा हिस्ट्री यहाँ पर कह सकते हैं बना दी है। अगस्त 2023 में चांद के साउथ पोल पर पहली बार उतरकर। फिर उसके अलावा इंडिया को यहाँ पर एज अ IT हब के तौर पर यहाँ पे हम प्रमोट कर रहे हैं। नहीं जो कह सकते हैं टेक्नोलॉजीज है वो आज के समय पर भारत में देखने को मिल जाएंगी। भारत का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पेशली UPI वगैरह की जब बात करते हैं, उसको एक इंटरनेशनल पहचान मिल रही है। दुनिया में बहुत सारी कंट्रीज UPI को अपना रही हैं, वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो इसी के आधार पर राइटर ने फिर लास्ट में वे फॉरवर्ड सजेस्ट करे हैं कि हमें इसको और बेटर करने के लिए क्या करना चाहिए। हमें अपनी GDP के ऊपर फोकस करना होगा। एजुकेशन, हेल्थ केयर और इंफ्रास्ट्रक्चर, इन 3 चीज़ों के ऊपर ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना होगा ताकि लोगों को प्रॉपर एजुकेशन मिले, उनका हेल्थ अच्छा रहे, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिले। इसके लिए लोगों को स्किल देना भी ज़रूरी है। दूसरा काम हमें यहाँ पर करना होगा, भारत की परमानेंट मेंबरशिप की बात अलग अलग ग्रुप्स में वापस से तेजी से उठानी होगी। इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस करने होंगे, ये तीसरा काम है। अलग अलग देशों के साथ में कोलैबोरेशंस करना ज़रूरी है अलग अलग पार्ट्स में। उसके बाद हमें अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर में पैसा खर्च करना होगा, बढ़ाना होगा। जैसे इंडिया ने सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पार्टनरशिप साइन किया है, ऐसे कोई और भी बहुत सारे जो पर्टिकुलर एग्रीमेंट्स है वो अलग अलग देशों के साथ में साइन किए जा सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर दोस्तों टेररिज्म का मुद्दा ये हमें उठाना होगा और इंडिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट और क्लाइमेट चेंज जैसी चीज़ों को, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करना, क्लाइमेट चेंज से लड़ना, इस चीज़ के ऊपर में टारगेट दे सकता है। समझ गए? आई होप इसके बारे में क्लैरिटी मिल चुकी है। आर्टिकल थोड़ा लंबा था, इस वजह से मैं स्टार्टिंग में ही बोल चुका था, बहुत ज़्यादा काम का है एग्जाम के लिए। चलिए, एक मेंस का क्वेश्चन आपके सामने है, इसको अटेम्प्ट कीजिएगा। जो भी मैंने आपको बातें बताई हैं वो केवल और केवल 250 शब्दों में आपने यहाँ पर लिखनी है, सवाल का जवाब देना है। और अगर आप ये कला सीख गए, इतने बड़े एडिटोरियल को 250 शब्दों में यहाँ पर आराम से प्रस्तुत करना, इसी को बोलते हैं कि हाँ, एक इंसान मेंस आंसर राइटिंग सीख गया है। देखिए, क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि असेस द चैलेंजेस इंडिया फेसेस इन बैलेंसिंग इट्स ग्लोबल एम्बिशंस विद डोमेस्टिक डेवलपमेंट प्रायोरिटीज़। आज भारत जो है अपने दुनिया भर के एम्बिशंस हैं और साथ ही साथ में जो हमारे देश की खुद की प्राथमिकता है, प्रायोरिटीज़ है, उनको बैलेंस करने में बहुत सारी प्रकार की चुनौतियां फेस कर रहा है। वो चुनौतियां क्या है, वो आपने 250 शब्दों में क्लियरली मेंशन करनी है। एक बार हिंदी में रीड कर देता हूं ताकि हिंदी माध्यम वाले एस्पिरेंट भी बढ़िया से पढ़कर एक बहुत खूबसूरत सा आंसर लिख सकें। क्वेश्चन ये बोलता है, घरेलू विकास प्राथमिकताओं के साथ अपनी वैश्विक महत्वाकांक्षाओं को संतुलित करने में भारत के सामने आने वाली चुनौतियों का आकलन करें।
250 शब्दों में आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाइएगा, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप। जैसे आप फुल फॉर्म लिखोगे मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा, जहाँ पे ऑलरेडी 78,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़कर अपने आंसर्स को लिख कर वहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। सबमिट करने के साथ साथ एक छोटा सा काम कीजिएगा, एटलीस्ट सभी लोगों को 2-2 आंसर्स रिव्यू करने हैं। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करेंगे बहुत सारे फायदे होंगे, आपको भी सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हैं। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उनको बता सकते हैं कि यहाँ पर इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। इस प्रकार से कोऑपरेटिव वे में वो पूरा का पूरा ग्रुप काम कर रहा है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए आते हैं हम लोग अगले एडिटोरियल पर। हाँ देखो, उससे पहले यूपीएससी ने 2015 में यहाँ भी सवाल पूछा है कि भारत आज के समय पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट गेन करने में कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस कर रहा है, ये बताइए। कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है हमें। ये 2015 का सवाल था यूपीएससी का। चाहो तो इसको भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, आपके पास में चॉइस है दोनों क्वेश्चन में से। चलिए अगला एडिटोरियल बहुत ही ज़्यादा काम का है और पेज नंबर 6 पर यहाँ पे ये प्रेजेंट है। हमारे जो राइटर साहब हैं बहुत सारी चीज़ों के यहाँ ऊपर इन्होंने एक स्पेशल फोकस किया है। ये बात करता है वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में। अब दोस्तों शायद मुझे इसको बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं कई बार आपको पढ़ा चुका हूँ कि वन नेशन वन इलेक्शन एग्जैक्टली होता क्या है। आर्टिकल को जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई पड़े और बढ़िया तरीके से यहाँ पे समझ में आए, ठीक है। चलिए आई होप आपको क्लियरली आप दिख भी रहा होगा। पेन नहीं चलेगा लेकिन यहाँ पे कर्सर आपको दिख रहा होगा, कर्सर मूव हो रहा है, तो मैं चीज़ों को यहाँ पर इस तरीके से कर्सर चलाते चलाते आपको चीज़ें समझाते हुए चलूँगा। राइटर बोलते हैं कि देखिए जो यहाँ पर वन नेशन वन इलेक्शन का पूरा कॉन्सेप्ट है लोकसभा के अंदर में, वन नेशन वन इलेक्शन जिसको हम साइमल्टेनियस इलेक्शन बोलते हैं, ये वो कॉन्सेप्ट है जहाँ पे हम देश के इलेक्शन, राज्य के इलेक्शन, सब इलेक्शन एक साथ करवा देते हैं। नहीं तो आज के समय पर क्या होता है, आज के समय पर सारे इलेक्शन अलग अलग चल रहे हैं। किसी राज्य का इलेक्शन आगे पीछे चल रहा है, कुछ इलेक्शंस आने वाले हैं, कुछ इलेक्शंस अभी खत्म हुए हैं, फिर लोकसभा के इलेक्शंस अभी खत्म हुए, वो 5 साल बाद आएंगे। तो इलेक्शन का मेला हर साल भारत में देखने को मिलता है, आगे पीछे चल रहे हैं सारे इलेक्शन। सबको एक साथ ही कंडक्ट करवा दिया जाए, सबको 5 साल में एक ही बार में कंडक्ट करवा दिया जाए। आप जाओगे वोट देने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, आप साथ ही साथ में अपने राज्य के लिए भी वोट देकर आ जाओ, काम खत्म। बार बार जाने की जरूरत नहीं है, 5 साल का काम एक ही बार में निपट गया। इसको बोलते हैं वन नेशन वन इलेक्शन या साइमल्टेनियस इलेक्शन, संघ में यहाँ पर इन इलेक्शंस को कंडक्ट करवाना। तो राइटर यहाँ पर ये बोलते हैं कि यहाँ पे वन नेशन वन इलेक्शन में बहुत सारी खामियां हैं जिसको ये हाईलाइट करेंगे। इनका कहना यहाँ पर यह है कि देखो वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट के लिए, कॉन्सेप्ट को लाने के लिए एक पर्टिकुलर कमेटी बनाई गई और वो जो कमेटी है उसमें कई सारे मेंबर्स रहे। उस कमेटी को यहाँ पर हेड किया गया हमारे जो फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है रामनाथ कोविंद जी, उनके थ्रू। बाकी इसमें कई सारे और भी मेंबर्स रहे, जैसे कि यहाँ पर हमारे होम मिनिस्टर देखने को मिलेंगे अमित शाह जी, फॉर्मर लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा के। उसके अलावा यहाँ पर 15th फाइनेंस कमीशन के जो यहाँ पर मेंबर आपको देखने को मिल जाएंगे, NK सिंह फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल। बहुत सारे लोगों के माध्यम से कमेटी बनाई गई और उस कमेटी ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की हमारे प्रेसिडेंट को इसी साल मार्च के महीने में, और उसमें रिकमेंडेशन दिया कि 2024 के इलेक्शन से पहले ही, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, ये वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही थी। रिपोर्ट आई बहुत लंबी चौड़ी। राइटर बोलते हैं ये जो रिपोर्ट है वो 18,626 पेजेस की थी, जो कि थोड़े समय में रिलीज कर दी गई। जहाँ पे सरकार तो प्रॉपर तरीके से चाहती है कि वन नेशन वन इलेक्शन को प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए, जिसको लेकर पीएम मोदी हाल ही में बोल भी चुके हैं कि इस साल हम वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने वाले हैं। लेकिन क्या इतना आसान होगा इस वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करना? तो दोस्तों ऐसा नहीं है। राइटर बोलते हैं भाई इसके लिए यहाँ पे बहुत सारे हमें अमेंडमेंट्स करने की आवश्यकता पड़ेगी, अमेंडमेंट्स करने होंगे और बहुत सारे जो एस्पेक्ट हैं वो हमको देखने को मिलेंगे। जैसे बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट करने होंगे, क्योंकि हो क्या रहा है, देखो किसी राज्य में इलेक्शंस होने वाले हैं, किसी राज्य में इलेक्शंस हाल ही में हुए हैं। तो अगर मान लो इस साल वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट अगर लागू हुआ, मतलब कभी भी अगर लागू होता है, तो इलेक्शन तो राज्यों के आगे पीछे चल रहे हैं ना। किसी राज्य में जल्दी, मतलब सरकार जल्दी बनी होगी, हटाना पड़ेगा, सब कुछ बदलना पड़ेगा, क्योंकि एक साथ इलेक्शंस करवाने हैं हमें, समझ गए। तो आगे पीछे जो इलेक्शन चल रहे हैं वो सब एक साथ करवाने के लिए कई सारे स्टेट में सरकारें हटानी पड़ेंगी, डिसॉल्व करनी पड़ेंगी। तो राइटर वही बोलते हैं कि भाई ये कहीं ना कहीं हमारे फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ है। हमारे भारत देश में हम फेडरल स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं ना, संघवाद का ढांचा, जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के पास में स्पेशल पावर्स हैं, और उन स्पेशल पावर्स को यहाँ पे अलग अलग तरीके से डिफाइन करा गया है। दोनों के पास में पावर है लेकिन साथ मिलकर काम करते हैं। तो यहाँ पर इसमें प्रॉब्लम्स आएंगी, ऐसा राइटर का कहना है। दूसरी तरफ राइटर बोलते हैं इतना आसान भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर
आपको वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट लाने के लिए संविधान में करना होगा बदलाव, अमेंडमेंट करना होगा। और जो अमेंडमेंट बिल लाओगे वो जाएगा हमारे लोकसभा में, 18वें लोकसभा में। और फिर क्या होगा, ये जो बिल है वो यहाँ पर दूसरे स्टेज में जाएगा जहाँ पे डिबेट्स वगैरह होंगी। तो डिबेट्स होते हुए अगर आप देख पाओगे बाद में वोटिंग होती है, लेकिन वोटिंग में भी आपको स्पेशल मेजोरिटी तो चाहिए ना। और आज जो मेजोरिटी का कॉन्सेप्ट है दोस्तों वो पूरी तरह से बदल चुका है, क्योंकि अगर हम सरकार को देखें तो बीजेपी के पास में 100%, जैसे पहले यहाँ पर कंप्लीट गवर्नमेंट बन रही थी ना, वैसा नहीं है। आज बीजेपी के पास में अगर हम बात करेंगे एनडीए की बात कर रहे हैं, बेसिकली यह है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, है ना, इसमें कई सारी पार्टीज हैं। तो उनके पास में केवल और केवल 292 मेंबर्स हैं, केवल 292 मेंबर्स आपको लोकसभा में देखने को मिलेंगे। तो जो बिल आएगा इसमें अब की बार ओपोजिशन पार्टीज भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाएंगी। और ओपोजिशन पार्टीज आज के समय पर वन नेशन वन इलेक्शन को पूरी तरह से ओपोज कर रही हैं, जो हमने रिसेंट चीज़ों में देखा है। तो एक मेजोरिटी इस बिल को नहीं मिल पाएगी, ऐसा हमको नज़र आ रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पर राइटर बोलते हैं कि कुछ और चीज़ों पे देखिए, यहाँ पे जो आर्गूमेंट्स दिए जा रहे हैं ना, मतलब कहने का मतलब है कि भाई इस बिल को लाने की ज़रूरत ही क्या है। तब राइटर बोलते हैं कि देखिए प्रॉब्लम यह है कि इस बिल को लेकर कुछ चीज़ें दिखाई जा रही हैं जो कि गलत हैं। इनका कहना यह है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन होगा, एक साथ पूरे सब इलेक्शंस हो जाएंगे तो इससे खर्चा कम होगा। तो राइटर ये बोलते हैं कि ये बात सरासर गलत है। आप भी सोचोगे यार सरासर गलत क्यों है? सही तो है, क्योंकि अभी हर बार इलेक्शन होते हैं, करोड़ों रुपया यहाँ पर पानी की तरह बहा दिया जाता है इलेक्शंस के अंदर में। इलेक्शन में सबसे ज़्यादा खर्चा होता है। तो जब एक साथ होगा तो एक साथ जो खर्च होना होगा हो जाएगा, पैसा बचेगा। लेकिन जो पैसा बचेगा वो पॉलिटिकल पार्टी का ही तो बचेगा ना। जो पैसा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास में आता है बजट से, वो ईसीआई पूरा खर्च करता है, बाकी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज खर्च करती हैं। तो राइटर का कहना यह है कि मुझे ये बताओ कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जिसने यहाँ पर पैसा अगर बचा भी लिया है तो वो पैसा डेवलपमेंट के ऊपर या इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर लगाया गया हो। क्योंकि लोग यही कह रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन से जो पैसा बचेगा इन पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर में, वो पैसा यहाँ पर सीधा इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा जा सकता है, डेवलपमेंट पे खर्चा जा सकता है। तो राइटर बोलते हैं देखिए साइमल्टेनियस इलेक्शन पहले भी रह चुके हैं। ऐसा तो नहीं है पहली बार एक साथ इलेक्शन होंगे। अरे 1951 से लेकर 1967 तक साइमल्टेनियस इलेक्शन हुआ करते थे। तो कोई भी ऐसा सबूत, कोई भी ऐसा एविडेंस हमको अभी तक नहीं मिला है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इनके पास में जो पैसा बचता था उससे सड़कें वगैरह बनाई हुई हों या कोई और डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट किया गया हो। तो जो मनी सेव होगा उसका कहीं पर किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर पर ये खर्चा नहीं होने वाला। ये बात यहाँ पर इनका कहना है कि भाई पहला जो आर्गुमेंट जो लोग कह रहे हैं पैसा खर्च होगा, पैसा जो बचाएगा वो यहाँ पर जो पैसा बचेगा उसको हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करेंगे, ये गलत है। दूसरा यहाँ पर इनका कहना यह है कि बोला यह जा रहा है कि अगर इलेक्शंस फ्रीक्वेंटली होंगे तो ये ज़्यादा सही है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ये बोला जा रहा है, राइटर ये बोलते हैं कि फ्रीक्वेंट, दूसरी तरफ लोग बोल रहे हैं कि बार बार इलेक्शंस होते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, है ना, लोग जो पब्लिक है उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। तो राइटर कहते हैं ये बात सही नहीं है। देखिए फ्रीक्वेंट इलेक्शन सबसे बढ़िया चीज़ है। अगर लगातार इलेक्शन होंगे तो लोगों का कहना यह है कि सरकार केवल इलेक्शन पे ध्यान देगी, डेवलपमेंट पे कोई ध्यान नहीं देगी। नहीं, अगर लगातार इलेक्शंस यहाँ पर होंगे तो इससे यहाँ पर गवर्नमेंट जो है अकाउंटेबल होगी टू दी पीपल। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो सरकार है वो लगातार यहाँ पे क्या होगी, लोगों के प्रति लोगों के हिसाब से काम करेगी। और अगर रेगुलर बेसिस पर फ्रीक्वेंट बार बार ये इलेक्शंस नहीं होते हैं तो 5 साल में इलेक्शंस अगर होते हैं तो कोई काम नहीं होगा। एक बार आपसे केवल वोट मिल जाएगा तो 5 साल के लिए आपको भूल जाएंगे, और 5 साल के लिए भूल जाएंगे तो फिर यहाँ पे दोस्तों क्या होने वाला है, जब इलेक्शंस आएंगे तो उसी पर्टिकुलर ईयर पे वापस आपके पास में आ जाएंगे ताकि आप फिर से वोट दें, फिर से सत्ता में आ जाएं वो, और फिर से आगे के लिए भूल जाएं। तो ये जो सिनेरियोज है दोस्तों ये गलत हैं। अगर बार बार इलेक्शंस होते रहेंगे स्टेट के भी तो आपको पता तो चलेगा, गवर्नमेंट के ऊपर एक चेक लगा रहेगा कि हाँ भाई अगर नहीं कर रहा काम या नहीं यहाँ पर लोगों के साथ में कनेक्ट रहे तो यहाँ पे हमें इस इलेक्शन में ये हार फेस करने को मिल सकती है। तो गवर्नमेंट के प्रति यहाँ पर कह सकते हैं गवर्नमेंट के ऊपर दबाव रहेगा लोगों के लिए काम करने के लिए, लोगों के साथ में कनेक्ट होने के लिए। तो ये यहाँ पे राइटर ने मेंशन किया है। समझ गए? क्लियर हो गया? अब एक बात और सुनिए। राइटर ये बोलते हैं कि देखिए ये जो बार बार वन नेशन वन इलेक्शन के कॉन्सेप्ट के नारे लगाए जा रहे हैं, ये जो लाने का कॉन्सेप्ट, ये जो पूरा कॉन्सेप्ट लाने की कोशिश की जा रही है, ये कहीं ना कहीं फेडरलिज्म के अगेंस्ट में, संघवाद के ढांचे के अगेंस्ट में। क्यों? क्योंकि इससे जो स्टेट असेंबली चल रही होंगी, मान लो कई सारे राज्यों में उस समय पर ताज़े ताज़े इलेक्शन हुए होंगे, सत्ता बैठी होगी, चीफ मिनिस्टर वगैरह बने होंगे, तो आप एकदम से जब वन नेशन वन इलेक्शन लाओगे तो उस स्टेट असेंबली को डिसॉल्व करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? भाई डिसॉल्व करना पड़ेगा सबको, तभी तो एक साथ इलेक्शंस कंडक्ट करवाओगे।
तो ये चीज़ कहीं ना कहीं फेडरलिज्म के अगेंस्ट में है। जब उनको प्रॉपर पावर दी है, वोटिंग के माध्यम से वो सत्ता में बैठे हैं, तो आप उस आधार पर यहाँ पर ये कैसे कर सकते हैं कि वन नेशन इलेक्शन के चक्कर में यहाँ पर आप वो पूरी पर्टिकुलर असेंबली को डिसॉल्व कर दें। एक एक्सेप्शनल केस अलग होता है, लेकिन यहाँ पर ये सही सिचुएशन नहीं होगी, वो यहाँ पे राइटर ने बोला है। और स्पेशली राइटर ये भी बोलते हैं कि देखिए केशवानंदा भारती केस, ये जो पर्टिकुलर डिसीजन है इसके अंदर में बोला गया है क्लियरली कि पार्लियामेंट के पास में पावर नहीं है कि वो बेसिक स्ट्रक्चर को बदल सके। और जो यहाँ पर ये फेडरलिज्म है, जहाँ पर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई हैं, वो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है। तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आप चेंज नहीं कर सकते। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे फेस करने को मिल सकती है आने वाले समय पर गवर्नमेंट को, अगर वो वन नेशन वन इलेक्शन इम्प्लीमेंट करते हैं तो। ये क्लियर हो गया। उसके बाद राइटर का यहाँ पर यह भी कहना है कि देखिए अगर हम गवर्नमेंट के एंगल से देखेंगे तो जो फ्रीक्वेंट इलेक्शंस होते हैं ये अच्छे होते हैं, बार बार इलेक्शंस होते रहेंगे ठीक रहेगा। लेकिन इलेक्शंस लंबे समय के लिए टल जाएंगे तो यहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं होगा, गवर्नमेंट आपके साथ में सही तरीके से कनेक्ट नहीं होगी। और अगर टाइम पे इलेक्शंस बार बार होते रहेंगे तो उनका कनेक्शन बढ़िया तरीके से बना रहेगा। फिर एट द लास्ट कंक्लूजन में इनका कहना यह है कि जो वन नेशन वन इलेक्शन होता है ये हमारे संविधान के अंदर में जो संघवाद का ढांचा है, फेडरल बैलेंस है, इसको बदल सकता है। और ये चीज़ मतलब पूरा वन नेशन वन इलेक्शन आज के समय पर इंडियंस के लिए कोई सबसे बड़ी प्राथमिकता नहीं है, कोई सबसे बड़ी ज़रूरत नहीं है। तो ये एट द लास्ट इन्होंने एज अ कंक्लूजन मेंशन किया। और इसी कंक्लूजन के बेसिस पे दोस्तों आपसे मैं एक मेंस का क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन तो हमने बहुत पढ़ रखा है। अब आपकी बारी है इसके ऊपर आपका ओपिनियन शेयर करने की। ये क्वेश्चन आपके सामने देखने को मिलेगा, चाहो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं, चाहो तो प्रॉपर तरीके से अपना आंसर लिख कर टेलीग्राम पे सबमिट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, डू यू थिंक कि साइमल्टेनियस इलेक्शन विल ऑल्टर द फेडरल बैलेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट इज़ नॉट अ प्रायोरिटी इशू फॉर द ऑर्डिनरी इंडियंस? क्या आपको लगता है कि एक साथ जो चुनाव होगा ये संविधान के संघीय संतुलन को बदल देंगे और ये आम भारतीयों के लिए प्राथमिकता वाला मुद्दा नहीं है? क्या आपको लगता है? अगर लगता है तो 250 शब्दों में उत्तर दीजिए। कैसा लगता है? नहीं लगता, लगता है, जैसा भी आपका ओपिनियन है उसको शेयर करना होगा विद प्रॉपर रीजंस एंड विद प्रॉपर एविडेंसेस। ठीक है, चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर या अगले एडिटोरियल की तरफ। अब दोस्तों ये जो एडिटोरियल है आखिरी वाला, इसको हम कल अपने वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है, वरना वीडियो डिले हो जाएगा। यार ये देखिए मैंने सब चीज़ें यहाँ पर मेंशन कर रखी हैं, पहले भी मैं आपको कई बार क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में पढ़ा चुका हूँ, बट यहाँ पे राइटर ने कई सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया। चलो यार पढ़ ही लेते हैं हाथों हाथ, ठीक है, थोड़ा डिले हो जाएगा, कोई बात नहीं। वीडियो हुआ यहाँ पर ये, राइटर हैं अभिषेक शर्मा, इन्होंने आर्टिकल में लिखा है कि देखिए इस साल 15 अगस्त को चाइना ने अनाउंस किया अपना एक बड़ा डिसीजन, और ये बोला कि एंटीमोनी, कहने का मतलब यह है कि जो क्रिटिकल मिनरल्स जो होते हैं उसके एक्सपोर्ट को यहाँ पर ये बैन कर रहे हैं, मतलब एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। और क्रिटिकल मिनरल्स क्या होता है दोस्तों? क्रिटिकल मिनरल्स वो चीज़ें होती हैं जो आज के समय पर दुनिया को ज़रूरत है, मिलिट्री इक्विपमेंट्स के लिए, मिसाइल डिफेंस के लिए, फ्लेयर्ड एम्यूनेशन, न्यूक्लियर वेपन्स, हर चीज़ के लिए क्रिटिकल मिनरल्स की ज़रूरत होती है। क्या होते हैं क्रिटिकल मिनरल्स? बहुत ज़रूरी यहाँ पर खनिज पदार्थों को क्रिटिकल मिनरल्स बोलते हैं, जिसकी मतलब जिसके आधार पर एक कई सारे कंट्रीज़ की जो इकॉनमी है वो पूरी चलती है। तो क्रिटिकल मिनरल्स क्या हो सकते हैं? देखिए अलग अलग देशों ने अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपनी लिस्ट बना रखी है क्रिटिकल मिनरल की। जैसे यूएसए ने बोला है हमारे देश के लिए यानी यूएसए के लिए 50 क्रिटिकल मिनरल की आवश्यकता है। अब क्रिटिकल मिनरल का इंपॉर्टेंस आप समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पर इसमें लिथियम भी क्रिटिकल मिनरल है। तो लिथियम से क्या बनता है? बैटरी बनती है, और उस बैटरी से यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनेंगे, समझ गए? तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंस है इलेक्ट्रिक व्हीकल से, यहाँ पर कई सारे देशों की इकॉनमी यहाँ पर ग्रो होगी, पोल्यूशन कंट्रोल किया जाएगा। तो इंपॉर्टेंस है क्रिटिकल मिनरल का। हर देशों ने अपनी लिस्ट सेट कर रखी है। जापान ने बोला हमारे लिए 31 मिनरल्स बहुत ज़रूरी है हमारी इकॉनमी के लिए, यूके ने बोला हमारे लिए 18 मिनरल्स, यूरोपियन यूनियन ने बोला 34 मिनरल्स, कनाडा ने बोला 31 मिनरल्स। उसी प्रकार से भारत ने भी बोला है कि हमारे लिए 30 क्रिटिकल मिनरल ज़रूरी हैं, और वो 30 क्रिटिकल मिनरल्स की लिस्ट आपके सामने यहाँ पर ये ऊपर दिखाई पड़ेगी। आज हमारे देश में जो क्रिटिकल मिनरल्स पाए जाते हैं वो बहुत ज़्यादा कम है, और थोड़े बहुत भी जो पाए जाते हैं बिहार, गुजरात, झारखंड, ओडिशा, तमिलनाडु, इन्हीं पर्टिकुलर क्षेत्रों में देखने को मिलेंगे। अदरवाइज क्रिटिकल मिनरल्स भारत में नहीं पाए जाते। सबसे ज़्यादा क्रिटिकल मिनरल्स का डोमिनेंस आपको दोस्तों चाइना में देखने को मिलेगा। तो चाइना की यहाँ पर जो ये कॉमर्स मिनिस्ट्री है, आप ध्यान से सुनिएगा, मैं आर्टिकल आपको पढ़ा रहा हूँ। चाइना की कॉमर्स मिनिस्ट्री ने यहाँ पर जस्टिफाई किया और इन्होंने ये बोला कि हाँ जी बिल्कुल, हम देश में दुनिया में सबसे ज़्यादा क्रिटिकल मिनरल बनाते हैं और एक्सपोर्ट भी करते हैं अलग अलग देशों को, लेकिन हम जब चाहें हम एक्सपोर्ट को रोक सकते हैं, रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। जब हमें ज़रूरत होगी तो हम यहाँ पर एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, चाइना ने साफ साफ बोल दिया।
क्योंकि जब बात आती है दोस्तों क्रिटिकल मिनरल्स की, तो चाइना एक लौता स्टेक होल्डर है और एक बहुत बड़ा लीडर है क्रिटिकल मिनरल के मामले में। इस पूरे सेक्टर को डोमिनेट करता है। चाइना में क्रिटिकल मिनरल्स की माइनिंग होती है, खनन होना है, एक्सट्रैक्शन होता है, रिफाइनिंग प्रोसेस, ये सारे काम करते हैं। तो एक मोनोपोली बना हुआ है। दुनिया का 60% रेयर अर्थ प्रोडक्शंस यहाँ पे इन्होंने मेंटेन कर रखा है। 60% क्रिटिकल मिनरल्स इनके पास में है जिसकी ज़रूरत दुनिया को है। लेकिन ये चाइना के हाथ में डिसीजन है किसको देंगे किसको नहीं देंगे। भले ही उनके पास में है, लेकिन वो अपनी फॉरेन पॉलिसी के अंदर में खेल खेल रहे हैं कि हाँ भाई इस देश को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। समझ गए? जैसे आज के समय पर अगर हम बात करेंगे यूरोपियन यूनियन की, फिर उसके अलावा कुछ कंट्रीज जैसे इंडिया है, जापान है, यूएस है, ये कहीं ना कहीं आज के समय पर निर्भर है क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर चाइना के ऊपर में। तो चाइना जब परेशान करना चाहे कर सकता है, बोलेगा क्रिटिकल मिनरल हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, तो हमें यहाँ पर बहुत परेशानी होगी। ये बात राइटर ने एक्सप्लेन की है कि चाइना का जो बिहेवियर है वो आज के समय पर दिखाई पड़ रहा है कि किस तरीके से गेम खेल रहा है। और ये बिहेवियर ये बहुत पहले से चलता हुआ नजर आ रहा है। इंटरनेशनल अटेंशन इन्होंने साल 2010 में गेन किया था, जब एक चाइनीज़ ट्रॉलर थे, वो यहाँ पर एक बोट चाइना के जापानीज कोस्ट गार्ड के साथ में टकरा गई, जिसके बाद बदला लेने के लिए चाइना ने क्या किया, रेयर अर्थ एलिमेंट्स के एक्सपोर्ट के ऊपर में रोक लगा दी। और क्या हुआ, उसके ऊपर डिस्कशन होने लगा कि भाई दुनिया आज के समय पर चाइना के ऊपर निर्भर है, इसको लेकर हमें कुछ करना होगा, नहीं तो फिर चाइना अगर क्रिटिकल मिनरल के एक्सपोर्ट के ऊपर में बैन लगाएगा तो यहाँ पे सारी कंट्रीज जो निर्भर हैं चाइना के ऊपर में उनको प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलेगी। उनकी इकोनॉमी लगातार डाउन होती हुई नजर आएगी, क्योंकि उसी क्रिटिकल मिनरल से वो अपने प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। और ये गेम चाइना खेल रहा है और इसको टेस्ट किया यूएस ने। देखो यूएस ने पिछले कुछ समय पर एक मतलब यूएसए के अंडर में जो कंट्रीज़ आ रही हैं, यूएसए का जिन कंट्रीज से प्रेशर है वो कंट्रीज़ भी यहाँ पर चाइना को कुछ एक्सपोर्ट करते हैं, तो यूएस प्रेशर देके चाइना को जो एक्सपोर्ट हो रहा सामान उसको रोक देता है। बदले में चाइना भी यहाँ पर अपने एक्सपोर्ट को रोक देता है। तो बराबर की टक्कर चल रही है। जैसे यूएसए ने भी दोस्तों यहाँ पे अगर आप देख पाएंगे 2023 में एक्सपोर्ट के ऊपर कंट्रोल लगाया, तो चाइना ने भी बोला कि ठीक है हम भी गैलियम जर्मेनियम ऐसी चीज़ें नहीं देंगे। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनसे सोलर सेल्स, कंप्यूटर चिप्स वगैरह बनाई जाती हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फ्यूल सेल, न्यूक्लियर रिएक्टर, ग्रेफाइट, ये सब चीज़ें यहाँ पर मतलब आज के समय पर टिकी हुई हैं चाइना के इन क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर में। तो चाइना का बिहेवियर काफ़ी रेलिवेंट रोल यहाँ पर प्ले करता है। और चाइना कभी भी घबराएगा नहीं या ज़रा सा भी कतराएगा नहीं अपने इस पर्टिकुलर स्टेप को अपना हथियार बनाने के लिए। चाइना इस पूरे पॉलिसी को वेपनाइज कर सकता है कि भाई हम इस देश को एक्सपोर्ट करेंगे और इस देश को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। समझ गए? ये बात राइटर ने एक्सप्लेन की है। और अगर यहाँ पर इस तरीके से ये करेंगे तो प्रॉब्लम्स यहाँ पर इंडिया को भी फेस करने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर राइटर ये बोलते हैं कि चाइना का जो केस है ना, ये स्टार्टिंग में जो शुरू हुआ वो कुछ इस प्रकार से हुआ। अगर आप देखेंगे तो चाइना की फॉरेन पॉलिसी का एक मेन ऑब्जेक्टिव बन चुका है आज के समय पर कि किसी देश को टैकल करना है तो उसको जो हम क्रिटिकल मिनरल दे रहे हैं क्योंकि वो हमारे ऊपर निर्भर है, तो सीधा उसके एक्सपोर्ट के ऊपर में रोक लगा देना। और आज इसी चीज़ को वो वेपनाइज कर चुका है। चाइना लगातार कंफर्टेबल हो चुका है मिनरल रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए एज अ पॉलिटिकल टूल। आज अगर आप देख पाएंगे दोस्तों, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है वो भी यहाँ पर इन क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर चाइना पर डिपेंडेंट है। तो चाइना को अगर कहीं पर भी रोकना होगा या रेवेंज लेना होगा किसी भी चीज़ को लेकर, या वेस्टर्न क्रिटिकल मिनरल को लेकर कोई क्रैश चीज़ें करवानी है, तो सीधा वो अपनी सप्लाई को रोक देगा, मामला वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। तो वो राइटर एक्सप्लेन करते हैं कि चाइना का जो एम्बिशन है वो कोई नहीं जानता, लेकिन वो धीरे धीरे करके दिखा रहा है कि कैसे वो क्रिटिकल मिनरल की सप्लाई को हथियार बना रहा है। तो यहाँ पे दुनिया को भी सोचना चाहिए। राइटर बोलते हैं हमें इंडिया को या दूसरे कंट्रीज़ को साथ में मिलकर सोचना होगा, हमें कुछ ऑल्टरनेटिव्स निकालने होंगे। अपने देश के अंदर में आप खोजो ऐसी माइंस को, वहाँ पे एक्सट्रैक्शन करो ताकि ये जो डिपेंडेंसी है वो ख़त्म हो। क्योंकि जैसे क्वाड पार्टनर्स हैं ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएस और इंडिया, ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम में फंसेंगे क्योंकि ये क्वाड ग्रुप दोस्तों यहाँ पर चाइना के अगेंस्ट में बनाया, चाइना को ऐसा लगता है। और ये सब इन चारों देशों का डिपेंडेंस चाइना के ऊपर में बहुत ज़्यादा है रिगार्डिंग क्रिटिकल मिनरल। और आज इस क्रिटिकल मिनरल में लिथियम, निकेल, कोबाल्ट, कॉपर, ये सब चीज़ें हम यहाँ पर इंपोर्ट कर रहे हैं। तो इंडिया के लिए दिक्कतें बढ़ जाएंगी। हमें इससे अच्छा बहुत सारे स्टेप्स उठाने होंगे। और क्योंकि ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएस भी हमारी तरह इसी समस्या को फेस करेंगे, तो ये हमारे लिए लाइक माइंडेड कंट्रीज़ होंगे। हमें साथ में मिलकर आकर कुछ नए ऑल्टरनेटिव्स डेवलप करने होंगे जहाँ पे चाइना के ऊपर निर्भरता हमें ख़त्म करनी होगी। ये बात राइटर ने एक्सप्लेन की। आई होप आपको ये भी एडिटोरियल बेहतरीन तरीके से क्लियर हो चुका है। तो अच्छा हुआ थोड़ा वेट कर लिया और यहाँ पे समझ लिया, कल के लिए नहीं छोड़ा हमने आर्टिकल।
चलिए अब आते हैं वर्ड ऑफ द डे के ऊपर में। आज का वर्ड ऑफ द डे है पेटेंटली। पेटेंटली का मतलब होता है अनमिस्टेकेबली, यानी ऑब्वियसली, स्पष्ट रूप से, उसको बोलते हैं हम पेटेंटली। जैसे एक सेंटेंस यूज किया गया है कि हिज क्लेम्स वर पेटेंटली फॉल्स, उसके जो क्लेम थे वो स्पष्ट रूप से गलत थे। तो दोस्तों यहाँ पर इस वर्ड का यूज करके एक सेंटेंस बनाओ, नीचे कमेंट सेक्शन में वोकैब बीच पर रोक दिया था, वापस कंटिन्यू कर दिया गया है। चलिए अब आते हैं अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ। तो स्टार्टिंग में आपको जो सवाल दिया गया था, यहाँ पे 2 स्टेटमेंट हैं, बताना है दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, क्या अफ्रीकन यूनियन एक परमानेंट मेंबर है G20 का? जी बिल्कुल सही बात है, अभी तो थोड़ी देर पहले पढ़ा था। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इटली, US, UK, क्या ये 5 देश परमानेंट मेंबर है UNSC की? नहीं भाई, ये 5 देश नहीं है। इन 5 देश में US, UK तो ठीक है, लेकिन ये 3 कंट्रीज का गलत नाम दिया हुआ है। तो बताइए, करेक्शन करके आप बताइए कौन से 5 देश हैं जो परमानेंट मेंबर है UNSC के। तो वैसे तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है, बट पहला सही है। दैट इज वाई ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली इज द करेक्ट आंसर। नाउ इसी के साथ में करते हैं लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।